नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आप सबों का स्वागत है। आज हिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे मुगल्स। हम लोग मुगल डायनेस्टी की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग मेनली जिनको हम कहते हैं ग्रेटर मुगल्स, जो बड़े 6 मुगल हैं, उनकी चर्चा करेंगे। 6 कौन है बड़े? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आखिर में औरंगजेब। तो दोस्तों, आज के पहले पार्ट में, लेक्चर में, हम इन 6 मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले ही मॉडर्न में इनके बाद वाले जिनको हमने पहले ही कहा था लेटर मुगल्स, उनको हमने पहले ही पढ़ रखा है। लेटर मुगल्स में हमने बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक की चर्चा की थी, तो वो हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। हमारा आज का पूरा फोकस इन ग्रेटर मुगल्स, इन 6 जो मुगल शासक हैं, उन पर रहेगा। हमसे पूछा जा सकता है, भाई ये किसने बनवाया, ये किसके शासन के दौरान हुआ, इसके बारे में क्या जानते हैं? 4 ऑप्शन दे सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है। भाई आलमगीर इनमें से किसको कहा जाता है? तो इस तरह के जो सवाल आएंगे ना, बड़े इजी सवाल आते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, तो ये हम इससे देखेंगे। आज ही हम लोग, चूंकि आज का आप जानते हैं दोस्त, आज संडे है और आज 2 घंटे का लेक्चर होता है, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करके आज इंटर करेंगे एंशिएंट में भी। और एंशिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन, या जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है दोस्तों, शुरुआत में ही क्लियर कर दिया जाए कि एक हमारा मुगल्स है और दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। दोनों से ही हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आए हैं। अब बिना समय खराब किए हुए चलिए पहले मुगल डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं, पहले मुगल शासक की ओर बढ़ते हैं। और जैसे मैंने पहला नाम लिया, बाबर। देखिए, पिछले क्लास को याद करिए, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पहला जो युद्ध है पानीपत का, वो हुआ 1526 में। और यहां पर बाबर एक साइड था, लोधी दूसरे साइड थे। लोधियों को बाबर ने हराया और इसके बाद यहां पर अपना शासन शुरू किया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ 4 साल का शासन है भारत में इस व्यक्ति का, 1526 से लेकर 1530 तक का। तो इस तरह से एक चीज तो आपको अब समझ में आ गई कि ये भाई साहब जो हमारे हैं, ये इस मुगलिया डायनेस्टी के फाउंडर हैं। शुरुआत कौन करता है? बाबर करता है। बाबर का असली नाम क्या है? यूजुअली पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इनको जाना जाता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अब यहां पर क्या है दोस्तों कि ये व्यक्ति जो है, इसमें क्या कहते हैं कि एक रॉयल ब्लड है। रॉयल ब्लड इन द सेंस कि अपने फादर के साइड से ये तिमूर से जुड़ा हुआ था और मदर के साइड से चंगेज खान से इसका नाता रिश्ता बनता था। तो आप, तिमूर हमने पढ़ा था 1398 में भारत पे आक्रमण करता है, और चंगेज खान भी आक्रमण करना चाहता था लेकिन उसने किया नहीं था। तो शुरुआत से ही बहुत ही, जिसको कहेंगे, इन 2 जो सेंट्रल एशिया के महान लोग हैं, देखिए हमारे लिए ये इन्वेडर हैं, हमारे देश पे ये अटैक करते हैं, लेकिन उस देश के हिसाब से ये महान है। हमारे लिए भले ही ये इन्वेडर के तौर पे हो कि एक आक्रमणकारी है। तो इन 2 लोगों को ये डिसेंडेंट होता है, ये मदर के साइड से चंगेज खान और फादर के साइड से तिमूर। और चूंकि फादर के साइड से ये तिमूर को बिलोंग करता है दोस्तों, इसलिए मुगल डायनेस्टी को कई बार तिमुरिड डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिए। अगर कभी पूछ दे कि भाई मुगल डायनेस्टी या तिमुरिड डायनेस्टी, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए क्या है,
बड़े कम उम्र में ही बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, सेंट्रल एशिया में है, और इसके फादर की मृत्यु हो जाती है और 14 साल की उम्र में ही इसे फरगाना राज्य का शासक बना दिया जाता है। तो यहां पे दो चीजें हमें याद रखनी है कि एक, जो ये रूलर कहां का था, सेंट्रल एशिया से आता है, ये रूलर है फरगाना का, और अपने पिता उमर शेख मिर्जा का ये सक्सेसर बनता है बहुत बहुत शुरुआत में ही, बड़े कम उम्र में, हार्डली 14 साल की उम्र है, और ये उस जगह का शासक बन चुका था। यहां पर दोस्तों ये जो फरगाना है, इसकी तिमुरिड कैपिटल समरकंद 2 बार इसने जीता और दोनों ही बार इसे बहुत जल्दी ही हरा दिया गया। हमसे ये स्लाइड जो है तिमूर के बारे में पूछ सकता है, तिमुरिड के बारे में पूछ सकता है, फरगाना के बारे में पूछ सकता है, और बाबर इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये पूछ सकता है। इसको याद रखिए दोस्तों, ये 3-4 सवाल हमारे बाबर से जुड़े हुए बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे पहले बैटल ऑफ पानीपत की बात कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने ये नहीं किया था। क्या हुआ कि 1525 में जो आखिरी आपके लोधी राजा हैं इब्राहिम लोधी, ये रूल कर रहे हैं। और क्या है कि लोधी जो अफगान हुआ करते थे, हमने पहली बात की, ये जब शासन किया करते थे तो तमाम अपने आप को बराबर मानते थे और सिर्फ राजा को अपने से थोड़ा सा ऊपर मानते थे। लेकिन इब्राहिम लोधी के शासन का जो तरीका था, तौर तरीका था, ये कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसमें एक भाई साहब हैं दौलत लोधी, दौलत खान लोधी को यह पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए इसने बाबर को इनवाइट किया भारत। बाबर से मदद मांगी इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए कि भाई आओ मदद करो, उखाड़ फेंको। उम्मीद यही की होगी कि भाई ये आएगा, इसको उखाड़ेगा, पैसा वैसा लेकर वापस चला जाएगा और दौलत खान लोधी यहां पे रह जाएंगे। लेकिन 1526 में हुआ निर्णायक युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत का। इब्राहिम लोधी को तो हरा देते हैं बाबर बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि इब्राहिम लोधी को यहां पर इस युद्ध में हरा दिया जाता है। और खास बात यह है कि दोस्तों कि इब्राहिम खान लोधी इस युद्ध में, इस बैटल में युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। पहला सुल्तान या यूं कहे ओनली दिल्ली सुल्तान जो कि बैटल फील्ड में मारा गया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अगर पूछे। और यहां पे एक चीज बता देता हूं कि कुल मिलाकर 3 बैटल ऑफ पानीपत हुए और ये जो बैटल हम बात कर रहे हैं ये पहलवा था, फर्स्ट। दोस्तों दूसरे बैटल ऑफ पानीपत की बात अभी थोड़ी देर के बाद हम करेंगे, वो उसमें अकबर थे। और तीसरी की बात हमने पहले ही कर रखी है जब हम मॉडर्न कर रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाज, जो कि हुआ था 1761 में। तो ये हमने पहले ही चर्चा कर रखी है। तो इसको बस याद रखिए कि ये 3 बैटल ऑफ पानीपत में अगर कभी ऑर्डर भी पूछ दे कि भाई तीनों बैटल में पहला कौन या दूसरा कौन, तीसरा कौन, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है और ऑप्शन दे, हमेशा याद रखिए बाबर सबसे पहला लड़ेगा, अकबर उसके बाद का लड़ेगा और तीसरा और आखिरी में अहमद शाह अब्दाली और मराठास थे। यहां पे एक स्लाइड बस इस बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की क्यों निर्णायक जीत होती है इसके बारे में अगर देखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो वर्ड्स याद रखना है। यहां पे रीजंस फॉर विक्ट्री अगर याद रखेंगे तो मुगलिया जो आर्टिलरी थी और खासकर बाबर के पास 2 आर्टिलरी एक्सपर्ट्स थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ इनके जीत में। इसके अलावा यहां पे बाबर ने कुछ युद्ध के दौरान जो रणनीतियां अपनाई, जो मेथड्स अपनाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे तुगलमा, फ्लैंकिंग टेक्निक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को बस याद रखिए, ये वॉर का फ्लैंकिंग का एक टैक्टिक है, लड़ने का एक टैक्टिक है, मेथोडोलॉजी है। कभी भी सवाल पूछ दे या ये पूछ दे कि भाई इसमें से कौन से मुगलिया शासक ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया युद्ध जीतने के लिए, तो याद रखिएगा ये है बाबर। और इन तमाम कारणों से बाबर जीत जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और इस तरीके से मुगल डायनेस्टी की भारत में शुरुआत होती है। अब यहां पर समझिए दोस्तों कि 1526 में बाबर जीत गए, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, लेकिन देश के अंदर भारत में उस वक्त कई लोग इस चीज से नाखुश हैं, कई लोग दुखी हैं।
क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, दौलत खान लोधी को ये उम्मीद हुई होगी या लोधियों को उम्मीद होगी कि भाई इब्राहिम लोधी को उखाड़ेगा, फेंक देगा, हरा देगा, पैसा लेकर वापस चला जाएगा। लेकिन ये तो यहां बस गए। साथ में यहां के अंदर में भी जो राजा थे उनको भी इस बात का दुख होगा कि भाई ये बाहरी आदमी आकर भारत में क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर ये जो 4 साल का रूल है बाबर का, ये लगातार लड़ाइयां लड़ते लड़ते ही उसका बीत जाता है। वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसको अपने इस शासन को अभी सुदृढ़ बनाना है, अपने को मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए उसको यहां पे जो दावेदार हैं, जो लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, उनको यहां पर हराना पड़ेगा। तो इस बैटल ऑफ पानीपत के अलावा इस 4 साल में बाबर 3 और युद्ध लड़ते हैं, और हमको इन तीनों बैटल्स को याद रखना है। दोस्तों हमसे पूछ सकता है, जैसे पहला बैटल है बैटल ऑफ खनवा, ये किसके विरुद्ध है? राणा सांगा, मेवाड़ से हैं, सिसोदिया राजा हैं, बहुत महान रूलर हैं। इनके खिलाफ बाबर यहां पहला युद्ध लड़ता है, हार जाते हैं राणा सांगा। खनवा कहां है दोस्तों? आगरा के समीप है। 1527 में ये लड़ाई लड़ी गई, और इस लड़ाई में के बाद इन्होंने, बाबर ने गाजी का टाइटल ले लिया था। देखिए बहुत चीजें हैं, इतना हम लोगों को जानना नहीं है, क्योंकि बाबर को पता था राणा सांगा एक बहुत ही इसको कहेंगे मजबूत अपोनेंट है, और इसको हराने के लिए बाबर जितना कुछ कर सकता था सब कुछ किया था। और यहां तक कि अपने जो सोल्जर्स थे उसको इस्लाम का वास्ता दिया, लोगों को प्रोहिबिट कर दिया, लोगों को मना कर दिया कि आप दारू नहीं ले सकते, कोई भी इंटॉक्सिकेंट नहीं ले सकते, तब तक जीत नहीं जाए। तो ये तमाम चीजें करने के बाद, और ऑफ कोर्स बैटलफील्ड में इसके पास कुछ टेक्निक्स थे, गन पाउडर का इस्तेमाल करना, इसके जो तोप थे, आर्टिलरी थे, वो थोड़े ज्यादा मोबाइल थे। तो ये सब कारणों के कारण क्या हो रहा है कि बाबर यहां राणा सांगा को हरा देते हैं। याद रखने की बात है, बैटल ऑफ खनवा 1527, बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसके बाद दोस्तों अगले ही साल 1528 में इन्होंने एक और राजा मेदिनी राय, जो कि चंदेरी के राजा थे, इनको हराया और मालवा के जो रीजन है उस पर कब्जा जमा लिया। और आखिर में जो अफगान्स थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे ये वापस चले जाएंगे, लेकिन अफगान्स से भी यहां पर एक युद्ध लड़ते हैं घाघरा में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ घाघरा, और इसके बाद बिहार को भी कैप्चर किया। आप देख सकते हैं 27, 28, 29 तीनों साल अलग अलग युद्ध लड़कर इस व्यक्ति ने अपने साम्राज्य को यहां पर मजबूती प्रदान की है। क्योंकि फाउंड करना तो आसान है दोस्तों, उसको बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चैलेंज है, और वो चैलेंज बाबर ने यहां पे एक्सेप्ट किया। बाबर के बारे में दोस्तों आप सब समझ गए होंगे यहां तक में कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। तो थोड़ी सी चर्चा बाबर के बारे में कुछ और भी कर ले। जैसे इनके द्वारा लिखा गया इनका ऑटोबायोग्राफी, इनके बारे में अपने पे जो किताब लिखी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, इसको याद रखेंगे। और किस भाषा में लिखी गई? टर्किश भाषा में, इसको भी याद रखना है। आगे चलकर इसके पोते ग्रैंड सन अकबर ने इस किताब को अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट कराया था, इसको आप याद रखेंगे। मैंने पहले ही कह रखा है दोस्तों 1530 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और शुरुआत में आगरा में इन्हें दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। क्योंकि शुरुआत से क्या था कि काबुल से एक लगाव था इस व्यक्ति को, तो मृत्यु तो हो गई यहां, और शुरुआती दिनों में यहां दफनाया गया, बाद में इनके बॉडी को ले जाकर आगरा में दोबारा से दफनाया गया। तो इस चीज को हम लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी बाबर के बारे में, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। आपको याद क्या रखना है? पानीपत का युद्ध याद रखिए, आपको खनवा का युद्ध याद रखना है, आपको चंदेरी के खिलाफ, मेदिनी राय के खिलाफ जो युद्ध था, खनवा में राणा सांगा थे, और अफगान्स के खिलाफ घाघरा में जो युद्ध हुआ। तो ये 4 बैटल्स याद करिए। तुजुक के बाबरी को याद रखिए, भाषा याद रखिए कि भाई टर्किश भाषा में लिखा गया था, कहां मृत्यु हुई, कहां आखिर में दफनाया गया। ये जो 4, 5, 6, 7 जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा बाबर पे सवाल नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, बाबर की मृत्यु हो गई है, 4 बेटे हैं, लेकिन जो सुल्तान बनेगा, अगला शासक बनेगा, वो है हुमायूं।
देखिए 1530 से 1540 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 1540 में मृत्यु हो गई। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा दोस्तों कि 1540 में मृत्यु नहीं होती है, बल्कि शासन से हटा दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा और कोई दूसरा शासक भी आके कुछ सालों तक भारत में मुगलों की जगह पे रूल करेगा। हुमायूं का नाम अगर अर्थ देखा जाए दोस्तों तो इसको कहा जाता था द फॉर्चुनेट। पिता की मृत्यु के बाद 1530 में आगरा में ताजपोशी हो गई है। नाम में भले ही लिखा गया हो कि फॉर्चुनेट, मतलब बहुत लकी साबित होगा, लेकिन आप देखेंगे कि अपने लाइफ में, अपने इस तमाम जो रूल के दौरान ये उतना लकी साबित नहीं होगा। इसको भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा अपने, क्योंकि फादर ने तो अभी शासन जस्ट 4 साल रूल ही किया है और यहाँ पर एक तरह से शासन की बागडोर इनको दे दी है। 10 साल, पहले 10 साल ये यहाँ पे रूल कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, 4 भाई थे, बाकी 3 भाई कामरान, अस्कारी और हिंडल, ये लगातार इसको तंग कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हमको भी शासन चाहिए, थोड़ा सा दे दो, ज्यादा दे दो, ये कर दो, लड़ रहे हैं। तो ये लगातार ये ना अपने भाइयों से लड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों राजपूत और अफगान्स, ये भी इसके खिलाफ अलग अलग जगह मोर्चा संभाले हुए हैं। आप समझ सकते हैं, अफगान से तो पिता भी लड़ रहे थे और राजपूतों से भी पिता लड़ रहे थे। तो ये जो है, ये तमाम लोगों से लड़ाई ये लड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसे किसी ने अगर तंग किया तो एक अफगान व्यक्ति ने किया, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। 1540 में ये हुमायूं को हराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बैटल ऑफ चौसा, ये चौसा और उसके अलावा बैटल ऑफ कन्नौज, या जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, इन 2 लगातार लड़ाइयों में 39 और 40 में ये शेर शाह सूरी के हाथों हार जाता है। तो हुमायूं की हार हो रही है और आप देख सकते हैं, मैंने लिखा ना कि अगले 15 सालों के लिए ये एक रूलर है विदाउट स्टेट, बिना राज्य का राजा बना फिर के रहा है, इधर उधर भटक रहा है, कहीं कहीं जा रहा है और आखिर में ईरान में, पर्शिया में जाके कुछ साल बिताएगा। तो ये हमको याद रखना है दोस्तों। तो 1540 में हार हो गई है और इसके बाद यहां 15 सालों तक के लिए शेर शाह सूरी का राज्य रहेगा, या मैं यूं कहूं सूर डायनेस्टी का राज रहेगा। शेर शाह सूरी और उसके जो वंशज हैं उनका रूल रहेगा। लेकिन यहां पर एक स्लाइड और मैं थोड़ा सा हुमायूं के बारे में बता दूं कि हुमायूं हारने के बाद आगे चलकर यहां अपनी शादी रचाते हैं हमीदा बेगम से। सिंध की ओर बढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं और यहां पे इनकी शादी होती है। आगे चलकर 1542 में अमरकोट में, जो कि एक हिंदू राज्य था, यहां पर हमीदा बेगम एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो हुमायूं और उनका बच्चा है, और इसका नाम है अकबर। भारत का आगे शासक बनने वाले हैं अकबर। और उमरकोट, कई बार अमरकोट भी कहा जाता है दोस्तों, यहां पर अकबर का जन्म हुआ है। अकबर शुरुआती दिनों में दोस्तों पिता भटक रहे हैं और पिता के एक भाई के कैद में रहते हैं और इस कारण से कभी भी इनके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया गया। एक तरह से कहा जाए तो इलिटरेट थे। अब हुमायूं यहां पे सिंध में, यहां भी उसके जो विरोधी हैं उसका लगातार पीछा कर रहे हैं। तो ये सिंध से भी आगे बढ़ता है और सिंध से पीछे अगर जाइएगा दोस्तों तो आज के दौर में सिंध हो गया पाकिस्तान में। जैसे अगर आप भारत का नक्शा ऐसे देखेंगे, ये गुजरात है और अगर ये मान लीजिए आपका पाकिस्तान है, तो ये जो निचला हिस्सा है ये उनका सिंध कहलाता है। कैपिटल है कराची, और सिंध के बगल में ही जो हिस्सा होता है ये बलूचिस्तान का हिस्सा कहलाता है। और इसके बाद आपका आ जाता है ईरान। तो सिंध से और उधर पश्चिम की ओर जा रहा है हुमायूं और आखिरकार, जैसे मैंने कहा ना कि पर्शियन जो रूलर्स हैं इसको यहां पर पनाह देंगे। शाह तहमास्प ये प्रोटेक्शन देते हैं और यहां पे इसको रहने देते हैं। और 15 साल के बाद 1555 में वापस हुमायूं आता है और सूर डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उस वक्त उनको हराकर अपना ये लॉस्ट जो इसका किंगडम था, जिस किंगडम को इसने लूज कर दिया था, उसको ये वापस पाएगा। तो सिकंदर शाह सूर और आदिल शाह सूर, इन लोगों को हराकर अपने किंगडम को ये 1555 में वापस कब्जा करता है। अब देखिए 1555 में कब्जा किया है, उम्मीद तो यही होगी ना कि भाई लंबा जिएंगे, लंबा रूल करेंगे, शासन करेंगे। दिक्कत क्या हो जाती है कि 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई। जैसे आप देख सकते हैं 56 में ही मृत्यु हो जाएगी।
बड़ा अनफॉर्चुनेट है नाम में, जैसे मैंने पहले कहा ना कि फॉर्चुनेट नाम का मतलब है फॉर्चुनेट, लेकिन हो जा रहा है कुछ ऐसी चीजें इसके साथ जिसको कह देंगे कि भाई अनफॉर्चुनेट था। एक नया टाउन बसाता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर टाउन, दीन पनाह। दीन मतलब आप देख सकते हैं, दीन का मतलब होता है गरीब, है ना, और पनाह का मतलब उनको शरणार्थी, उनको शरण देना। तो एक जहां पे एक ऐसा टाउन जहां पे दीन पनाह हो सके, तो ये है। और इसी में यहां पर दीन पनाह के ही एक लाइब्रेरी में गिरकर, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हमको क्या याद रखना है दोस्तों, अगर कभी सवाल पूछ दे कि भाई कौन सा मुगल शासक था जो सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, तो आपको याद रखना होगा हुमायूं। हुमायूं का बायोग्राफी उसकी बहन ने लिखा था दोस्तों, गुलबदन बेगम नाम है, और हुमायूं के बायोग्राफी का नाम हो गया हुमायूं नामा, इसको याद रखिए। इसके अलावा हुमायूं के शासन में कुछ ग्रेट आर्टिस्ट जो यहां पे थे, जैसे सैयद अली हो गए, अब्दुल समद हो गए, ये सारे, ये दो ग्रेट आर्टिस्ट थे जो कि हुमायूं के कोर्ट में रहा करते थे। जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, एक्सीडेंटली, गलती से, या जो इसको कहें कि स्टेयरकेस से, अपने दीन पनाह के लाइब्रेरी में स्टेयरकेस से गिरकर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसको हमको याद रखना है। आखिर में दोस्तों, हुमायूं जो पोइट्री लिखा करते थे वो पर्शियन भाषा में लिखा करते थे। तो ये तमाम बातें आपको हुमायूं के बारे में जानकर रखनी चाहिए। हुमायूं के बारे में हम क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, कि भाई बाबर का उत्तराधिकारी है, लेकिन शुरुआत से ही भाइयों के द्वारा तंग किया जा रहा है, अफगान्स के द्वारा तंग किया जा रहा है, राजपूत के द्वारा तंग किया जा रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको हरा दिया है वो है सूर डायनेस्टी का शेरशाह सूरी। उसने इनको हराया है और यहां पर इसको एक तरह से दरबदर कर दिया। एक किंग विदाउट अ किंगडम जिसको हम कहते हैं, वो हो गया है हुमायूं। 1542 में अपनी पत्नी हमीदा बेगम और हुमायूं को एक पुत्र जन्मता है जिसका नाम होता है अकबर। किस किंगडम में? उमरकोट या अमरकोट। आगे चलकर ये पर्शियन राजा के दरबार में काफी दिनों रहता है और 1555 में वापस आकर अपने इस लॉस्ट किंगडम को ले लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस व्यक्ति का नाम फॉर्चुनेट, जिसका मीनिंग था नाम का, वो व्यक्ति सीढ़ियों से गिरकर अपने लाइब्रेरी में 1556 में मर जाता है। अब देखिए दोस्तों, अकबर हैं इनके पुत्र और हुमायूं के बाद यहां पर अकबर शासन करेंगे। लेकिन चूंकि 1540 से 1555 हुमायूं दरबदर भटक रहे थे और उस वक्त भारत पे शासन किसी और डायनेस्टी ने किया था, तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जरा दूसरे डायनेस्टी की भी चर्चा यहीं कर लेते हैं। शेरशाह सूरी की डायनेस्टी, जिसे सूर डायनेस्टी भी कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 1540 से 1555 ये भारत पर ये लोग राज कर रहे हैं। अब शेरशाह सूरी का खास बात यह है दोस्तों कि ये भी एक अफगान है, मुस्लिम है, अफगान मुस्लिम है। और खूबी ये है, अगर आप याद करें तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि लोधी पहला अफगान साम्राज्य भारत में बनाते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी भारत में दूसरा अफगान राज्य बनाते हैं। तो डायनेस्टी का नाम सूर, और दूसरा अफगान डायनेस्टी भारत में जो रूल करता है वो कौन सा है? वो है सूर डायनेस्टी, जो कि शेरशाह सूरी का है। ओरिजिनल नाम फरीद और पिता का नाम हसन खान। जागीरदार हैं सासाराम के। दोस्तों सासाराम, जो हमारे दोस्त बिहार से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, सासाराम बिहार में है। बिहार में यहां पे रूल कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि दोस्तों इस व्यक्ति ने हुमायूं को हरा दिया है। हुमायूं को हराया और खुद को एक टाइटल दिया, फरीदुद्दीन शेर शाह, और अपने नाम पर सिक्के भी निकलवाए जो कि पर्शियन और हिंदी दोनों में ही प्रिंट किए गए या पब्लिश किए गए, निकाले गए। यहां पर दोस्तों एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो याद रखिए कि शेरशाह सूरी भारत के अच्छे रूलर्स में से गिने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चीजें की, जो नई चीजें इजाद की, जो इनोवेशंस किया, एडमिनिस्ट्रेशन में किया। जैसे अभी आप देखेंगे 2 नए सिक्के इसने निकलवाए, सिल्वर और कॉपर। कॉपर कॉइन को दाम दिया नाम और सिल्वर कॉइन को रुपया नाम दिया। और जब तक अंग्रेज लमसम 1835 के लमसम जब तक अपना नया कॉइन्स नहीं लाते, यही कॉइन्स चल रहे थे भारत में बहुत हद तक। तो
दोस्तों यहां पे आप समझिए, जैसे आगे चल के आप देखिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण यहां पे करवाया शेरशाह सूरी ने। बहुत सारे अलग अलग जगह पे फोर्ट्स बनवाए। रोहतास फोर्ट जो कि अब पाकिस्तान में है, यूनेस्को का हेरिटेज साइट बन गया है, तो ये सब बनवाया। बिहार के आसपास शासन है और ये रूल कर रहे हैं यहां पर। तो ये जो डायनेस्टी है ये अच्छी खासी चल रही है। लेकिन क्या होता है यहां पर कि एक कहेंगे एक्सीडेंट में इनका एक जो तोप से, गलती से जो तोप के गोले से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं इसके पुत्र इस्लाम शाह सूर। आप देख सकते हैं 45 से 54। अब इस्लाम शाह सूर भी जो है अच्छे रूलर हैं, कोडिफिकेशन करते हैं, जुडिशरी के लॉज का ये कोडिफिकेशन करते हैं। मतलब जैसे कानून है ना, कानून में जैसे उन दिनों तो कई बार ये है कि आपने उसका हाथ काट दिया, आपका भी हाथ काट दिया जाएगा। तो आई फॉर एन आई जिसको हम लोग कहते हैं, वो उस तरीके का रूल भी था। या अगर किसी ने चोरी की है तो उसको क्या सजा मिलेगी, किसी ने अगर मान लीजिए डकैती की है तो उसको क्या सजा मिलेगी, किसी ने कोई और गलत आचरण किया है या गलत रिस्पॉन्स बिहेवियर दिखाया तो किसको क्या सजा मिलेगा, ये पहले शासक के विल पे था, उसकी इच्छा पे था। लेकिन अब ये जो चीजें हैं ये कोडिफिकेशन की गई, लिखा गया, कोडिफाई किया गया, बताया गया कि भाई ये चीज इस चीज के लिए हो सकता है। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा, आगे चल के इस्लाम शाह सूर सिकंदर शाह सूर के द्वारा और बाद में आदिल शाह सूर के द्वारा सक्सीड होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि यहां पे इन लोगों को हरा देगा कौन, हुमायूं। पहले सिकंदर शाह सूर को हराएगा, बाद में आदिल शाह सूर को, जो कि दूसरा बैटल ऑफ पानीपत है। इसको याद रखिए दोस्तों, यहां पर अकबर इसको हराते हैं, आदिल शाह सूर को। ये अभी मैं जस्ट बता दूंगा आपको अकबर के बारे में और इस बैटल ऑफ पानीपत के। तो मैं पहले भी कहा था आपको कि बैटल ऑफ पानीपत जो दूसरा था वो अकबर ने जीता था। तो यहां पे आप देखिए कि हुमायूं सिकंदर शाह सूर को हराकर रिकैप्चर कर लिया है दिल्ली 1555 के। लेकिन 1556 के अराउंड में हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। और आगे अब आ जाते हैं नए रूलर के तौर पे 14 साल के उनके पुत्र या बेटे अकबर। और अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में यहां पर हरा दिया है आदिल शाह सूर को, और सूर डायनेस्टी की यहां पर हो जाती है अंत। और इसमें याद रखेंगे दोस्तों एक नाम आता है हेमू का। हेमू यहां पर बैटल ऑफ पानीपत में सूर डायनेस्टी का सेनापति था, हिंदू है, विक्रमजीत भी नाम दिया जाता है, कमांडर इन चीफ है, और वो इस बैटल में लड़ रहा है अकबर से। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि अकबर हेमू को हराते हैं। कई बार दोस्तों यहां पे याद रखिए कि आपको सूर वाले लोगों का नाम नहीं आएगा, अकबर वर्सेस हेमू ही कहा जाएगा। तो एक तरह से अगर देखिए तो पहला बैटल ऑफ पानीपत जो था वो तो बाबर और लोधी के विरुद्ध था, दूसरे में अकबर वर्सेस सूर डायनेस्टी के, और इसमें आपको हेमू का नाम बकायदा याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम अगर कोई है तो वो है हेमू का, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। अब देखिए यहां पर जीत गए, अकबर का शासन शुरू होना है। 1556 से 1605 ऑलमोस्ट 49 सालों का 49 इयर्स का रूल है अकबर का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 13-14 साल की उम्र में, कहीं 13 कहीं 14 इस तरह से है, तो 13-14 साल की उम्र में राजा बन गए। अब पिता की मृत्यु हो गई है, उसके बाद राजा बनाया गया है। कौन बनाता है? पिता के एक ट्रस्टेड सपोर्टर हैं, एड हैं, लेफ्टिनेंट हैं, जिनका नाम है बैरम खान। बैरम खान इनको मदद करते हैं, शुरुआती दिनों में इनके रिजेंट हैं, वकील जिसको कहा जाता है, मतलब एक तरह से कहे तो गार्जियन है शुरुआती दिनों में। बैरम खान इन्हें राजा बनाते हैं, शहंशाह भारत का। और शुरुआत में ही मैंने कहा कि इसने हराया, आप ये टाइटल छोड़ दीजिए, जैसे 1 मिनट के देखिए कि आदिल शाह सूर, जिसमें हेमू, विक्रमजीत जिनका एक और नाम है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में यहां पर हरा दिए जाते हैं। दोस्तों खाने खाना टाइटल बैरम खान को दिया गया, ये एक और पॉइंट यहां मेंशन है, आप इसको याद रखेंगे। आगे चलकर बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना बनते हैं, उनको भी ये टाइटल दिया जाएगा। तो इसको टाइटल्स को याद रखिए। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दूसरे बैटल ऑफ पानीपत में
अकबर ने हरा दिया है इन लोगों को। अब देखिए, शुरुआती दिनों में जैसे मैंने कहा ना कि गार्जियन के तौर पे बैरम खान है, और 1560 तक, मतलब अगले 4 सालों तक जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं इस राज्य के, ये कौन ले रहा है? बैरम खान ले रहा है, क्योंकि गार्जियन है, बड़ा है, और अकबर उस वक्त एक तरह से देखें तो बच्चे हैं, मतलब 13-14 साल के हैं, 18 साल की उम्र लेकिन जब होती है 1560 में, तो एक फरमान जारी करते हैं, बोलते हैं कि भाई बैरम खान को डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि अकबर को यहां लगता है कि बैरम खान जो है ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ज्यादा ही जिसको कहते हैं ना कि उनके काम में बीच में आ रहे हैं, और इसलिए बैरम खान को यहां पे सत्ता से हटाया जाता है। जो उनको पोस्ट दिया गया था उससे उनको हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और यहां पर बैरम खान इस चीज को अच्छे से नहीं ले पाते। उनको लगता है कि भाई ये तो गलत हो गया उनके साथ, वो इसके खिलाफ अब कर देते हैं विद्रोह। वो इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन 6 महीने के अंदर ही इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया जाता है। आगे चलकर दोस्तों बैरम खान को एक बोला जाता है कि भाई आप हज की ओर जाइए, आप छोड़ दीजिए, आप यहां से निकलिए, और यहीं पे रास्ते में इनको एक व्यक्ति ने मार दिया। अहमदाबाद के पास मक्का की तरफ जा रहे थे, एक अफगान ने यहां पर इन्हें मार दिया। तो एक तरह से आप देखिए कि बैरम खान अंकल है, एक तरह से अंकल मतलब खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक शुरुआती दिनों में पाला पोसा, बड़ा किया, लड़ने का हुनर दिया, लेकिन जब शासन में अवरोध कायम कर रहे हैं या शासन में इंटरफेरेंस दे रहे हैं, तो अकबर ने बोला एनफ इज एनफ, आप भाई यहां से हटिए। रिवोल्ट भी किया, उसको क्रश किया और यहां से हटा दिया गया। कई लोगों का मानना है कि दोस्तों कि ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, ये जो मृत्यु हुई बैरम खान की, ये अकबर ने ही करवाया, तो ऐसा भी मानना है। अब देखिए यहां पर मैंने पहले कहा ना कि खाने खाना टाइटल जो बैरम खान को दिया गया, वो उनके पुत्र अब्दुल रहीम को भी दिया गया। तो कैसे दिया गया, देखिए आगे चल के अभी जस्ट मैं बताऊंगा दोस्तों कि अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे, नवरत्न थे, जिनको 9 ज्वेल्स कहा जाता है। उनमें एक थे अब्दुल रहीम, और इन्हें ही आगे चलकर खाने खाना की उपाधि भी फिर से दी जाती है। अकबर ने अब्दुल रहीम को अपने पुत्र की तरह माना। बैरम खान के पुत्र हैं अब्दुल रहीम, और उनको अपने पुत्र की तरह मानते हुए उनको टाइटल देते हैं खाने खाना। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों अकबर को यह समझ में आने लगा शुरुआती दिनों में कि भारत में शासन करना है तो एक विजन होना होगा, एक विजन, आपको एक बड़ी सोच रखनी होगी। और इस सोच के तहत अकबर ने सोचा कि भाई हमें मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने होंगे, मतलब शादियां करनी होगी अलग अलग रूलर्स से, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध, उनसे फ्रेंडली रिलेशंस बनाने होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उन्होंने चुनी वो था राजपूतों को, कि राजपूतों के साथ अगर मैट्रिमोनियल अलायंस हो या फ्रेंडली रिलेशंस हो तो भारत में राज कर पाना अकबर को लगा कि वो ज्यादा ईजी होगा। और इसलिए अकबर ने यहां पर, और यहां पे कच्छावा राजा की पुत्री से शादी की। नाम है डॉटर का हरकाबाई, और राजा का नाम था राजा भारमल, और ये थे अंबर के। वॉलेंटरली खुद से इन्होंने यहां पर बोला कि भाई शादी होगी। अब देखिए चूंकि राजपूतों का नाम आया है तो यहां मैं बता दूं कि हर राजपूत राजा ऐसा नहीं था कि मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहा है। कई लोग अकबर से लगातार लड़ने के लिए तैयार थे, और इसमें मेवाड़ के जो सिसोदिया राजा थे जैसे राणा उदय सिंह, आगे चलकर उनके पुत्र महाराणा राणा प्रताप, ये लगातार ये लोग लड़ते रहे। यहां पर चित्तौड़ के फोर्ट पर अकबर ने अटैक भी किया। राणा उदय सिंह वहां से निकल गए, लेकिन अपने 2 ट्रस्टेड एड्स को यहां पर लड़ने के लिए दिया। नाम था जयमल और पट्टा। यहां पे कुल 30,000, नंबर्स वेरी कर सकते हैं दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 30,000 राजपूतों को हराया गया, उन्हें मारा गया। इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, और ये चीजें हुई चूंकि ये जो 2 जयमल और पट्टा जो थे, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन, जिसको कहेंगे ना करेज, साहस का परिचय दिया। मतलब इतना ब्रेवरी से लड़ाई लड़े कि अकबर भी बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो गया। मतलब ही वॉज रियली टच्ड, कितने ब्रेव हैं। और इसलिए आगे चलकर इन दोनों लोगों के नाम पर अकबर ने ऑर्डर किया कि 2 स्टोन स्टैच्यूज इन दोनों वॉरियर्स के एलिफेंट्स पे बैठे हुए बनवाइए, और
जो मुख्य गेट है आगरा फोर्ट का, उसके बाहर इसको लगवाया जाए। इसके अलावा दोस्तों आगे चलकर बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना याद रखिए कि महाराणा प्रताप जो कि अकबर के सामने झुकने के लिए नहीं तैयार थे, उन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर से लड़ाई लड़ी। हालांकि ये बात सही है कि राणा प्रताप हार गए, लेकिन काफी साहस से लड़ते रहे और अंतिम दिनों तक ये महाराणा प्रताप इनके विरुद्ध लड़ते रहे, कभी सरेंडर नहीं किया, कभी भी मतलब कहेंगे ना कि छोड़ा नहीं, अपना लड़ाई लड़ते रहे, जितना भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लड़ते रहे। अब देखिए दोस्तों, अकबर को आप जानते हैं कि हम लोग कई बार अकबर द ग्रेट और कई किताबों में हमारे इसमें अकबर को एक महान शासक का दर्जा दिया गया है। महान शासक इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य का स्टार्ट किया इन्होंने, बड़ा साम्राज्य तो बनाया बहुत लोगों ने। आप आगे चलकर जब मैं अगले क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हमने बहुतों का देखेंगे, आपकी बड़े रूल, बहुत बड़े एरियाज में रूल करते हैं। अभी जस्ट आप देखेंगे औरंगजेब, लेकिन उसको द ग्रेट नहीं कहेंगे, अकबर को द ग्रेट कहा गया, क्योंकि अकबर के बारे में क्या है कि सिर्फ एक बड़ा राज्य का ही निर्माण नहीं किया, क्योंकि ट्रू फाउंडर है। आप देखें ना कि दादा बाबर 4 साल लड़ते लड़ते चले गए, पिता 1 साल पहले जीते ही थे और मृत्यु हो गई 1556 में। तो आप देखिए कि सही मायने में अगर मुगल डायनेस्टी की अगर फाउंडेशन किसी ने रखी है तो वो कोई और नहीं बल्कि अकबर है। इसके अलावा महान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कई सारे जो इन्होंने अलग अलग चीजें की, जैसे धर्म के मामलों में, रिलीजन में इन्होंने कुछ इनोवेशंस लाए, इसके अलावा कुछ इमारतें बनवाई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इस कारण से ओवरऑल होलिस्टिकली अकबर को द ग्रेट के तौर पे देखा जाता है। तो यहां पर एक बनवाया इन्होंने फेमस बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, दोस्तों आपको पता है ये बनवाया, गुजरात पे विजय पाई थी और इसके याद में कॉमेमोरेशन के लिए इसको बनवाया गया। इसके अलावा पिलग्रिम टैक्स जो उस दिनों लगता था, जजिया जो उन दिनों लगता था, इसको इस व्यक्ति ने एबॉलिश किया। अकबर ने कहा कि भाई ये गलत टैक्सेस हैं और इसको एबॉलिश किया। दूसरे धर्म के लोगों के साथ अकबर एक बेहतर ताल्लुकात, एक बेहतर रिश्ते कायम करना चाहता था। अब यहां पर क्या था कि अलग अलग मुगल शासकों को दोस्तों अलग अलग चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे आप अगले में देखेंगे जहांगीर को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, शाहजहां को बिल्डिंग्स बनवाने में बहुत इंटरेस्ट था। वहीं पर अगर अकबर की बात करें तो दोस्तों अकबर को रिलीजियस डिस्कशंस में बहुत मजा आता था। वो रिलीजन को समझना चाहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोगों से मिलकर उनके रिलीजन के बारे में जानना, समझना, उस रिलीजन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब करना चाहते थे। तो ये सब तमाम चीजों को करने के लिए जो जगह था उसको कहा जाता था इबादत खाना। आप देख सकते हैं रिलीजियस डिस्कशंस के लिए मैंने आगे बहुत लोगों का नाम दिया दोस्तों, उसको आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं हिंदुओं के साथ, जोरास्ट्रियंस के साथ, जैन्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। तो ये तमाम धर्म के लोगों को इबादत का मतलब होता है प्रेयर। तो इबादत खाना एक जगह बनवाया और यहां पर ये रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे अलग अलग धर्म के लोगों को। ऑफ कोर्स मुस्लिम धर्म के लोग भी होंगे, लेकिन आप जैसे हिंदुओं में यहां देवी और पुरुषोत्तम, जोरास्ट्रियंस की तरफ से दस्तूर महाराज जी, जैन्स की तरफ से हरि विजय सूरी जिनको अकबर ने जगत गुरु का टाइटल दिया, क्रिश्चियंस की तरफ से फादर एंथनी मोन्सारेट। तो अलग अलग लोग यहां पे आए, अकबर डिस्कशन कर रहे हैं शासन रिलीजन के बारे में, और जो भी इन लोगों के डिस्कशन से निकलता था इसके बारे में अभी जस्ट मैं बताऊंगा कि यहां पे अकबर ने एक नए रिलीजन का भी शुरुआत करना चाहा, एक नई सोच को शुरू करना चाहा। दो आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन तमाम इन डिस्कशंस के आधार पे अकबर की एक नई सोच भी यहां पे डेवलप होती है। पहले रूलर हैं जो कि उन दिनों हज के लिए जिन लोगों को भेजा करते थे उनको स्टेट एक्सपेंस पे भेज रहे हैं। हज पिलग्रिमेज के लिए जो भी मुस्लिम दोस्त जा रहे हैं उनको स्टेट उनके खर्चे को वहन करना शुरू करता है। ये पहले ऐसे रूलर बने। जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, ये तमाम बातें अब जो है वो है रिलीजन पे। देखिए रिलीजन में क्या है कि 1579 के लमसम यहां पर कुछ
घोषणाएं करवाई अकबर ने। जैसे मैंने पहले कहा ना कि लगातार डिस्कशन कर रहे थे, आगे चलकर एक दीन इलाही नाम का रिलीजन भी फाउंड करेंगे, लेकिन उससे पहले 1579 के लमसम एक जिसको कहेंगे ना कि मजहरनामा प्रोक्लेम किया। इनफैलिबिलिटी का दोस्तों मतलब क्या होता है कि भाई गलत हो ही नहीं सकता। इनफैलिबल, अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि आई एम इनफैलिबल, मतलब मैं कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे आगे चल के हमने पढ़ा है मॉडर्न में, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदास आर इनफैलिबल, मतलब वेदास में कुछ भी गलत नहीं है, जो लिखा है सब सही लिखा है। तो उसी तरह का मजहरनामा है इनफैलिबिलिटी डिक्री, और इसके अकॉर्डिंग इनको दे दिया गया टाइटल मुस्ताहिद इमाम ए आदिल, मतलब फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इस्लामिक लॉज एंड सुल्तान ए आदिल द जस्ट रूलर। समझिए दोस्तों कि अगर इस्लाम के किसी कानून को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, या जो कहेंगे कि दो लोगों के बीच में दो राय है, तो उसको फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन देगा? अगर दो लोगों में थन गई है कि नहीं भैया इस्लाम ये कहता है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है इस्लाम ये कहता है, तो यहां पर अकबर जो लास्ट चीज कहेंगे वो हो गया इस्लाम के बारे में इस वक्त का फाइनल इंटरप्रिटेशन। तो इसको कहते हैं मुस्ताहिद इमाम ए आदिल। इसके अलावा खुद को ये सुल्तान ए आदिल, मतलब एक जस्ट रूलर, मतलब एक अच्छा बेनोवेलेंट रूलर के तौर पे देख रहा है कि भाई मैं अपने लोगों के साथ एक जस्टिफिकेशन कर रहा हूं, अच्छा शासन दे रहा हूं। तो ये बातें यहां पर इसने करनी शुरू कर दी। जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि आगे चलकर एक नया रिलीजन जिसको हम कहते हैं तौहीद ए इलाही, जिसको कहा गया दीन ए इलाही। तौहीद ए इलाही का मतलब है डिवाइन मोनोथिज्म, लेकिन इसको तौहीद ए इलाही को आप उतना ज्यादा भूल भी सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है दीन ए इलाही एक सूफी ऑर्डर के तौर पे देखा जाता है। लोग इसे रिलीजन कम मानते हैं और एक सूफी ऑर्डर के तौर पे ज्यादा मानते हैं। देखिए उस दौर में जब ये एक कहेंगे ना नए तरीका है जो रहने का, जब अकबर लेके आए तो तमाम अपने जो दरबार के लोग हैं, शासक हैं, जो दोस्त हैं, जो इनके नीचे काम करने वाले हैं, तमाम लोगों को बताया कि भाई हम ये एक सोच रहे हैं, एक नया तौर तरीका रहने के लिए सोचा है मैंने। तो उस दौर में अधिकतर लोगों ने इसको ना कर दिया। जिस एक व्यक्ति ने इसको एक्सेप्ट किया दोस्तों वो था बिरबल। बिरबल का ओरिजिनल नाम महेश दास। एकमात्र व्यक्ति, इसको याद रखिएगा, बिरबल एकमात्र पर्सन थे जिन्होंने इस नई प्रथा को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा दोस्तों आपके अकबर के दौर में ही यहां पर रैल्फ फिच नाम का एक इंग्लिशमैन अकबर के कोर्ट में आता है, इसको आप याद रख सकते हैं। लास्ट में दोस्तों आप देखिए शेख सलीम चिश्ती, ये उस दौर में सूफी सेंट हैं, और इन्होंने बेसिकली अकबर को कोई बच्चा नहीं था और बच्चे हो रहे थे तो मर जा रहे थे बहुत कम उम्र में ही, तो इनसे बहुत गुजारिश की और मिन्नतें मांगी और इनके दरबार में उनको बेसिकली एक आशीर्वाद मिला, और इसी कारण इनको बेटा एक हुआ जिसका आगे चलकर हम बात करेंगे, जहांगीर, जिसको शेखू बाबा या सलीम भी कहते हैं, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती, तो शेख के नाम पे प्यार से अकबर उनको शेखू बाबा कहते हैं, और सलीम चिश्ती उनका एक और नाम सलीम था। तो इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अब तो नहीं देखा होगा, या बहुत लोगों ने अगर देखा होगा मुगले आजम, उसमें शेखू शेखू करते रहते हैं आपके पृथ्वीराज कपूर, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। मूवीज में बहुत बार आपने देखा होगा, कई चीजें आपको हिस्ट्री की मूवीज से भी पता चल जाती हैं। तो ये बातें हैं। अब यहां पे दोस्तों अकबर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अकबर के बारे में रहता है कि इनके कोर्ट में 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स। कौन से वो 9 ज्वेल थे? देखिए दोस्तों, सॉरी, ये 9 लोग उनके कोर्ट के ज्वेल्स हैं। जैसे बिरबल, मैंने अभी आपको बताया ना कि बड़े इंपॉर्टेंट, इनके तुकबंदी मतलब बहुत तेज हुआ करते थे दिमाग से, और हिंदू हैं, और अभी हमने देखा कि इन्होंने दीन इलाही को भी एक्सेप्ट किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं टोडरमल, ये उस दौर में जो जमीन का बंदोबस्त था, मतलब जमीन से किस तरह से कर कलेक्ट किया जाएगा, ये टोडरमल ने पूरी तरीके से संभाला और इसको इजाद किया। एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं आप देखिए तानसेन, बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन, ये भी इनके कोर्ट में है। इसके अलावा आप देखिए मान सिंह,
सिपहसालार है, कमांडर इन चीफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्टेड, इतने ट्रस्टेड कि अकबर अगर मान लीजिए बाहर जा रहे हैं और अपनी जो रॉयल हरम है, जो लेडीज हैं रॉयल, उनकी जिम्मेदारी अगर किसी को देनी है तो किसी और को नहीं, मान सिंह को दे दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, हमने बात की इनके बारे में कि भाई बैरम खान के पुत्र हैं और इनको भी खाने खाना का टाइटल दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं अबुल फजल और फैजी भाई हैं, आगे चलकर अबुल फजल को मार भी दिया जाता है, जहांगीर के द्वारा मरवा दिया जाता है इनफैक्ट यूँ कहूँ तो, और फैजी ये भी हैं, ये लोग लिख रहे हैं, ये लोग राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं। तो दोस्तों ये 9 लोग अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग जिसको कहेंगे ना एक्सपर्टाइज था, और ये सब इस वक्त अकबर के कोर्ट में रहा करते थे। तो हमसे सवाल इस पर भी आ सकता है। और दोस्तों जो मैंने 5-6 इंपॉर्टेंट आपको नवरत्न बताए उसको याद रखिए। यहां पे अकबर के बारे में 1-2 और आपको जस्ट जिसको कहेंगे 2 स्लाइड और दिखा देता हूं दोस्तों, कि क्योंकि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने की। मैंने कहा ना महान बनाने के पीछे कुछ कारण थे, जैसे उस दिनों स्लेवरी और सती दोनों को इन्होंने प्रोहिबिट किया, बोला भाई ये दोनों ही गलत है, स्लेवरी नहीं चलेगा और सती भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए विडो रिमैरिज को लीगलाइज किया, शादी के लिए जो फिक्स एज बनाया, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको याद रखना दोस्तों। इन कारणों से भी अकबर को आप ग्रेट मान सकते हैं। अबुल फजल, मैंने अभी जस्ट आपको नाम लिया दोस्तों, मरवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा एक वीर सिंह बुंदेला के कहने पर, तो ये भी आप याद रखिए। अकबर ने अपना कैपिटल कुछ दिनों के लिए लाहौर ले गए थे और वापस फिर से उसको आगरा कर दिया था। आगरा फोर्ट और लाहौर फोर्ट दोनों ही अकबर ने बनवाए थे। इन्होंने यहां तक शुरुआत कर दी थी कि अपना जो टॉम्ब है सिकंदरा में उसको बनवाना शुरू कर दिया था, जिसको बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया। और 1605 में हमने पहले ही बात कर रखी है दोस्तों, 49 सालों के रूल के बाद डिसेंट्री के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको सिकंदरा जो कि आगरा के आसपास है वहां पर दफनाया जाता है। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी अकबर से जुड़ी हुई। एक स्लाइड और यहां पर आपको अकबर के जिसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज था मनसबदारी सिस्टम। ये जो सिस्टम है दोस्तों अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, इसको याद रखिए। मनसबदारी सिस्टम हमें ज्यादा नहीं जानना, हमको इतना याद रखिए दोस्तों कि ये एक तरह का ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी, या यूं कहे कि आपका मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेसी का जो स्टाइल होगा रूल का, उसको आप ये कहते हैं। यहां पे मनसबदार, ये जो मनसबदारी है ये वर्ड आया मनसबदार से, और मनसब से मनसबदार आया। तो देखिए दोस्तों मनसब क्या है, एक तरह से जागीर टाइप का है। ये मनसब असाइन किया जाता था और ये जो मनसबदार है उनको 2 नंबर दिए जाते थे, एक था जाट और दूसरा सवार। जात भी कह सकते हैं। जात बेसिकली क्या है, स्टेटस को फिक्स कर रहा है कि आप, जैसे हो सकता है मान लीजिए 5 लोग हैं, एक बंदा है मनसबदार, उसको दिया गया मनसबदारी 5000 का, दूसरा है 2000 का, तीसरा है 10 का, चौथा है 5 का। तो 5000 वाला मनसबदार बहुत बड़ा मनसबदार हो गया, मतलब एक तरह से देखिए वो होगा प्रिंस, होगा युवराज, राजा का क्लोज, उस टाइप का। जो 2 है या 5 है वो हो सकता है ऑर्डिनरी कोई फेलो, फिर भी मनसबदार है। उसके पास क्या होगा, 2 लोग होंगे, 2 सवार। 5000 वाले के पास 5000 सवार। तो यहां पे याद रखिए मनसबदारी सिस्टम, जो मनसब दिया जाता था, जागीर तरह एक तरह से कहिए। और ये जैसे मैंने कहा जाट और सवार, जाट एक तरह से हायरार्की डिफाइन कर रही है, आपका स्टेटस डिफाइन कर रही है, और सवार कि किसके पास कितने घुड़सवार टाइप के ट्रूप्स रहेंगे। ये 2 टर्म आपको मनसबदारी में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको याद रखना है कि मान सिंह, मैंने अभी आपको उनका नाम दिखाया था, इन्होंने राग मल्हार डेवलप किया था, और मिर्जा अजीज खोखा, इन दोनों को सबसे हाईएस्ट मनसबदारी दी गई थी अकबर के दौर में। आखिर में एक है डाग सिस्टम। दोस्तों हर घोड़ा एक जैसा नहीं होगा, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। तो इन घोड़ों को आइडेंटिफिकेशन के लिए एक डाग सिस्टम दिया गया, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। क्योंकि दोस्तों लड़ाई लड़नी है,
लड़नी है तो अच्छे घोड़े होने चाहिए। आपके सैनिकों के पास बढ़िया अगर घोड़े नहीं होंगे तो वही तो हारेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दाग सिस्टम भी डेवलप किया गया, ब्रांडिंग ऑफ, जिसको हॉर्सेस कहते हैं। अकबर ने यहां एक और चीज इंट्रोड्यूस किया दोस्तों, उसको कहते हैं दहशाला सिस्टम। इसको बस इतना याद रखिए, ये है रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड। हमारे एग्जाम में दोस्तों हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे बस यही पूछ सकता है कि भाई ये जो है किसने शुरू किया, यह दहसाला सिस्टम किस चीज से जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन। मनसबदारी क्या है, किस चीज से जुड़ा हुआ है। दाग सिस्टम क्या है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ लेट्स से कैमल, ब्रांडिंग ऑफ वीट, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये जो कुछ टर्म्स है, कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए दोस्तों, उसको याद रखिए। अब देखिए 1605 में हो गई है मृत्यु अकबर की। सक्सेसर कौन बनेंगे, जहांगीर। बेटा जहांगीर अब शासन करने आएगा 22 सालों तक। देखिए क्या है कि जहांगीर का नाम का मतलब क्या होता है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जहां को मतलब जीतने वाला। और 1599 में अपने पिता के खिलाफ एक बार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन चूंकि एकमात्र पुत्र हैं, पिता को भाई लगाव तो होगा ही। इतनी मिन्नतों के बाद शेखू बाबा का जन्म हुआ है, तो शेखू बाबा को माफ कर दिया गया। और 1605 में पिता की मृत्यु के बाद आगरा में ताजपोशी हो गई। तो नाम का मतलब याद रख सकते हैं दोस्तों, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं 1599 में विद्रोह किया है। विद्रोह किसने किया है, सलीम ने। मैंने आपको पहले ही कहा दोस्तों, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम अकबर ने, उनको मतलब एक तरह से कहें ऑनर करने के लिए अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। दोस्तों बहुत ज्यादा जहांगीर जाना जाता है अपने न्याय पसंद तौर तरीकों के लिए, इसलिए अपने आगरा के फोर्ट में जंजीर ए अदालत इसने लगवाई, ताकि जो भी जस्टिस मांगना चाहता है, जो भी न्याय मांगना चाहता है, इस जंजीर को खींच सकता है और बजा सकता है और न्याय मांग सकता है। इसको याद रखिए, जंजीर ए अदालत, ये किसने शुरुआत की, जहांगीर ने दोस्तों। जहांगीर देखिए इसके दौर में ही, जैसे जब हमने मॉडर्न कर रहे थे दोस्तों, हमने बोला कि अंग्रेजों का आना जाना तो थोड़ा बहुत अकबर के समय से शुरू हो गया, लेकिन असली मायने में अंग्रेज यहां आकर अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करना एंड ऑल दैट, ये जहांगीर के समय से करते हैं। और 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट यहां हो जाते हैं, एक है विलियम हॉकिंस विलियम हॉकिंस, और दूसरे थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस इनके कोट आते हैं, इसके अलावा थॉमस रो इस समय आते हैं और यहां पर जहांगीर से फरमान भी लेते हैं। देखिए बहुत जहांगीर की अगर खूबी की बात की जाए दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, अकबर को रिलीजन में इंटरेस्ट था, जहांगीर को पेंटिंग में इंटरेस्ट था। आप आगे चल के देखेंगे जहांगीर के दौर में मिनिएचर पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। जहांगीर खुद भी बहुत बेहतरीन पेंटर था। कहा जाता है दोस्तों कि एक पेंटिंग देखकर जहांगीर बता सकता है कि भाई, जैसे हर पेंटर का अलग अलग स्टाइल है कि भाई किसने क्या बनाया होगा, तो जहांगीर को बहुत फाइन आई थी। इसके अलावा हिस्ट्री का बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पिता तो नहीं पढ़ पाए थे उतना ज्यादा, पुत्र को पढ़ाया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट्स, हर चीज का जानकारी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुद बहुत ज्यादा अकम्प्लिश्ड पेंटर है। तो दोस्तों ये चीज जो है ना, आपको जहांगीर के बारे में याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, खुद पिता के शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, तो जहांगीर को भी अपने पुत्रों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। अगर जहांगीर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको एक है प्रिंस खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाने जाएंगे दोस्तों। इन्होंने एक रिवोल्ट किया, माफी दे दी गई, हरा दिए गए थे, लेकिन माफी बाद में जहांगीर ने दे दी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक स्पैक्ट भी हुआ, जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने खुसरो, जो इनके एक और बेटे हैं, देखिए एक है खुर्रम, दूसरा है खुसरो, खुसरो को सपोर्ट किया था गुरु अर्जुन देव ने। इस कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो ये सिख के 5वें गुरु हैं। देखिए दोस्तों, सिखों के सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी महाराज, और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इनके अलावा दोस्तों 2 गुरु, एक यहां पे आप याद रखिए गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं, और एक 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का नाम हम आगे लेंगे, एक अभी जस्ट थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर उनका भी नाम लेंगे दोस्तों। तो ये अलग अलग जो आपके हैं ये गुरु हैं, और यहां पे 5वें गुरु को
जहांगीर ने मरवा दिया था, क्योंकि जहांगीर ने उनके पुत्र खुसरो का समर्थन किया था। गुरु हरगोविंद, एक और गुरु, इनको भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर दिया था क्योंकि इन्होंने फाइन नहीं पे किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पे कि ये बेसिकली जहांगीर के दौर में कई सारे रिवोल्ट्स हो रहे हैं और सिखों का जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा रिश्ते हैं या अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इसके अलावा जहांगीर के जो सिपह सलार थे महबत खान, उसने भी रिवोल्ट किया था, बाद में उसको माफी दिला दी गई। जहांगीर की फेवरेट जो थी नूरजहां के द्वारा, ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा, और जग के लिए जो पब्लिक के लिए जो फेमस नाम है दोस्तों नूरजहां। दोस्तों कहा जाता है कि जहांगीर के दौर में जहांगीर अकेला शासक नहीं हुआ करता था, कहते हैं कि नूरजहां का भी बाकायदा पूरा शासन में योगदान था। कहा जाता है कि जो सिक्के निकलते थे वो नूरजहां के नाम से भी निकलते थे। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नूरजहां बड़ी पावरफुल हुआ करती थी। इस दौर में नूरजहां का सिक्का बोलता था, डंका बोलता था जिसको कह सकते हैं। और जहांगीर की थोड़ी तबियत भी खराब रहती थी, तो इसलिए कई बार इस एक तरह से कहें तो नूरजहां ही जो है वो शासन का बागडोर संभालती थी। जहांगीर के दौरान में एक जो रिवोल्ट खत्म हुआ वो था 1615 में, जब राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ ने उनकी दोस्ती एक्सेप्ट की, मुस्लिम सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें। इसके अलावा जहांगीर के दौर में कुछ जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं दोस्तों, जैसे नूरजहां ने इतिमाद उद्दौला जो कि उसके पिता थे उसका टॉम बनवाया आगरा में, इसको आप याद रख सकते हैं। जहांगीर ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया और अपना खुद का मौज़ोलियम लाहौर में बनवाया, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। मैंने पहले ही आपको कहा मिनिएचर पेंटिंग, एक पेंटिंग को छोटे लेवल पे, मतलब एक छोटे से कैनवास पे बनाना, ये भी जहांगीर के दौर पे डेवलप हुआ। ये पैटर्न था, खुद बहुत अच्छा पेंटर था जैसे मैंने कहा। इसके मेमोरी को जो बुक है उसको क्या कहते हैं, तुजुक ए जहांगीरी, इसको आप याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने पहले ही कहा 1627 में मृत्यु हो जा रही है जहांगीर की और इनको दफना दिया जाता है लाहौर में। लाहौर में दफनाया गया है यहां पे। लेटर शाहजहां जब सुल्तान बनते हैं तो नूरजहां को पेंशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप अगर चाहें तो स्टे कर सकती हैं लाहौर में। और इस तरह से नूरजहां का जो अगर कहें स्टोरी दोस्तों, ये हमारे यहां अब खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले व्यक्ति पे जो कि है शाहजहां। देखिए 1627 से 1658, याद रखिएगा 1658 में मृत्यु नहीं होती है, कैद कर लिया जाएगा। रूल 31 सालों तक का है, मृत्यु 1666 में होनी है। कैसे होगा, क्या होगा, मैं बताता हूं। देखिए शाहजहां का जन्म होता है एक हिंदू जो रानी थी जहांगीर की, जिनका नाम था जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है दोस्तों। ये उनके पुत्र हैं। मैंने पहले कहा इनका चाइल्डहुड नेम खुर्रम है। 1612 में इनकी शादी अंजुमन बानो बेगम से होती है, जिनको ये टाइटल देते हैं मुमताज महल का। बहुत जिसको कहेंगे जिनके याद में इन्होंने आगे चलकर दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया, तो ये आप याद रख सकते हैं। शाहजहां के दौर में अगर आप देखें तो पिता की मृत्यु के बाद फिर से आगरा में इनको ताजपोशी कराया जाता है। और जब हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे थे 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगीज को यहां पर हराया भी था, तो ये आप याद रखिए। अगर हम लोग कुछ नामों का अगर चर्चा करें, जैसे हमने पहले ही कहा मुमताज महल, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है। शाहजहां का सबसे प्यारा पुत्र है दारा शिकोह। दोस्तों 3 और पुत्र हैं, दारा शिकोह सबसे प्यारा है, सबसे अगर बोलूं तो एल्डर भी है। तो 4 पुत्र हैं, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद, और चारों 4 अलग अलग जगहों पे इस वक्त गवर्नर के तौर पे अपॉइंटेड हैं। दारा शिकोह आगरा में है, शुजा बंगाल में है, मुराद गुजरात में है और औरंगजेब डेक्कन में है। 4 पुत्र हैं दोस्तों। क्यों नाम बता रहा हूं, क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे चारों एक दूसरे से लड़ेंगे। आप देखिएगा आगे चलकर कि औरंगजेब इन चारों में जीतेगा और एक एक करके अपने हर भाई को हराकर मरवाकर ये इस शासन को, गद्दी को संभालेगा। तो इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा करेंगे। अगले स्लाइड में मैंने पूरा स्टोरी बता दिया है।
लेकिन फिलहाल के लिए शाहजहां, जैसे मैंने कहा ना कि हर राज्य को, हर राजा को किसी एक चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। शाहजहां को जब से सबसे ज्यादा जुड़ाव अगर किसी चीज से था तो वो था बिल्डिंग बनवाने में। शाहजहानाबाद 1648 में इस पूरे जिसको कहेंगे टाउन का निर्माण इसने करवाया। इसके अलावा हिजरा एरा को रीस्टार्ट कराया। ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये तमाम जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है दोस्तों, मुगलिया शासन को अगर जो उनके इंप्रेसिव बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए दोस्तों, ये सब शाहजहां के दौर पे बनवाना शुरू किया गया। शालीमार गार्डन्स भी जो है लाहौर में, इसका भी इन्होंने फाउंडेशन डाला। अब देखिए दोस्तों, अगला स्लाइड एक दो ही चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार डिस्कस करेंगे कि मैं ये बता दूं कि ये जो भाई हैं, ये इनके स्टोरीज क्या है। इसमें एक चीज याद रखिए कि कई बाहरी जो ट्रैवलर्स भी आते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था बर्नियर, फ्रेंच फिजिशियन है, ट्रैवलर है, जो कि इस वक्त शाहजहां के कोर्ट में आया था। तो इसको आप याद रखिए। इसके अलावा देखिए, अगला जो 4 पॉइंट मैं बता रहा हूं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं स्टोरी आपको समझाना चाहता हूं। होता क्या है दोस्तों कि 1657 में शाहजहां की तबियत बहुत बिगड़ जाती है और बाहर में एक रूमर आ जाता है, एक अफवाह फैल जाती है कि भाई शाहजहां तो मर गया है। अब इस वक्त चूंकि आगरा में आपको पता है कि बेटा है दारा शिको। दारा शिको क्या है कि वो अपने पिता को मदद करता है, उनको हेल्प करता है, उनको ठीक करता है और बहुत जल्दी शाहजहां ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अफवाह तो फैल चुकी है कि भाई राजा मर चुका है, शहंशाह मर चुके हैं। तो क्या होता है कि अधिकतर लोगों को क्या लगने लगा है कि शाहजहां मर चुके हैं और दारा शिको इस बात को बस छिपा रहा है ताकि वो खुद को राजा बना सके। तो ये हो जाता है शुरुआत, इसमें भाइयों के बीच युद्ध और हर जगह औरंगजेब एक एक करके जीतेगा और एक एक करके सबको हराकर अल्टीमेटली अपने पिता को कैद कर लेगा और जेल में बंद करके 1658 से लेकर 1666 तक आगरा फोर्ट में अपने पिता को कैद करके रखेगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, 1657 में शाहजहां क्रिटिकली इल हो गया है, लेकिन बेटे दारा शिको के देखभाल के तहत वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन तब तक में रूमर फैल गया है कि शाहजहां मर चुका है और दारा शिको इसको छिपा रहा है अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। और इसलिए दोस्तों जो बाकी तीनों प्रिंस हैं, ये तीनों लड़ाई शुरू करते हैं कि भाई हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। शाहजहां इतने में ठीक हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि इल रिकवरी हो जाती है और अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिको को वो राजा सक्सेसर घोषित करता है। वाली अहद मतलब मेरे बाद कौन सक्सेसर होगा, तो भाई ये होगा। अब यहां दारा शिको का एक पुत्र है सुलेमान शिको, उसको भेजा जाता है शाहजहां के द्वारा कि भाई शुजा जो बंगाल में है उसका एक और पुत्र, भाई उससे जाइए और उसको हराइए। अल्टीमेटली यहां पे बनारस के नजदीक शुजा को हरा दिया जाता है। महाराजा राजा जयसिंह भी आते हैं और ये इन लोगों को हरा देता है। तो पहले तो एक भाई शुजा हार गया है, किसके हाथों? शिको, दारा शिको के बेटे के हाथों। दारा शिको लेकिन हार जाता है समूगढ़ के बैटल में, जो कि आगरा के नजदीक है दोस्तों। यहां पर दारा शिको को हरा देता है औरंगजेब। तो ये आप फैक्टर याद रख सकते हैं कि यहां पर दारा शिको को हरा दिया गया है औरंगजेब के द्वारा। अब औरंगजेब हरा देता है और ये आ जाता है आपका पूरे जो ये आगरा फोर्ट पे है, यहां पर ये एक तरह से कहें तो घेर लेता है, उसको बिसीज कर लेता है, पानी उनी का सप्लाई कट कर देता है और शाहजहां को वो अरेस्ट कर लेता है। और मैंने जिस तरह कहा कि आगरा फोर्ट में ही अब शाहजहां अरेस्टेड रहेंगे। उनकी देखभाल के लिए उनकी बेटी है जहानारा, 8 साल, अगले 8 साल बेटी उनका देखभाल करती है। इस बीच में दोस्तों औरंगजेब को अपने भाइयों को तो हराना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक को हराया है। दूसरा भाई शुजा जो कि एक बार हार चुका था शिको के हाथों, वो औरंगजेब से हारता है खजुआ में, जो कि इलाहाबाद के नजदीक है। तो यहां पर शुजा हार गया। दारा शिको एक बार हार चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से वो आता है और औरंगजेब से लड़ता है, लेकिन आखिरी बार इस बार हारा जाता है देवराई, जो कि अजमेर के नजदीक है वहां पर, और यहां पे दारा शिको को मार दिया जाता है। आखिर में जो एक भाई बचा है मुराद, उसको भी औरंगजेब ट्रेचरसली मार देता है और इस तरीके से वो अपने सारे भाइयों को हराकर, मारकर अब वो भारत का शहंशाह बन गया है।
1658 से 1707, अगले 49 सालों, मतलब ऑलमोस्ट 50 दोस्तों सालों के लिए भाई औरंगजेब अब भारत का राजा बन गया है। ओरिजिनल नाम क्या है? मोइनुद्दीन मोहम्मद। ताजपोशी कहां होती है? दिल्ली। खुद को टाइटल क्या देगा? आलमगीर का वर्ल्ड कनकरर, मतलब है वर्ल्ड कनकरर, तो अपने आप को टाइटल दे दिया है आलमगीर का। अब देखिए दोस्तों, बाकी जितने भी इसके पूर्वज थे या जो इसके पहले वाले राजा थे, उनसे ये बहुत अलग तरीके का है। कई सारी नई चीजें ये जो उन लोगों ने की थी उसको ये बंद कर देता है। जैसे झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि भाई बालकनी में राजा आते थे, शहंशाह आते थे और आम पब्लिक जो है उनको एक बार देख सकती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने इस झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। साथ में क्या होता था कि एम्पेरर को, जो राजा थे या महाराजा जो शहंशाह थे, उनको गोल्ड में, सोने में नापने तौलने की प्रथा होती थी, उसको भी इस व्यक्ति ने बंद करा दिया गया है। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर सबको डिसमिस कर दिया गया है। कलमा जो रीड होता था, जो कॉइन्स पे लिखाता था, उसको बंद करा दिया गया है। एबॉलिश कर दिया नवरोज जो फेस्टिवल मनाया जाता था। इसके अलावा स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम है और जजिया को री इम्पोज करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि औरंगजेब अपने जो बाकी जो पूर्वज हैं, पहले वाले जो राजा हैं, उनसे काफी हद तक अलग है, बिल्कुल अलग है यहां पर। अब उतना ज्यादा हम लोगों को यहां पे इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इसके शासन में ये लगातार साउथ इंडिया में बहुत सारा डेक्कन में लड़ते रहता है, और इस कारण से भी हमने पढ़ा कि डेक्कन में लगातार लड़ाई के कारण मुस्लिम, ये जो मुगल डायनेस्टी है, इसका डिक्लाइन हो जाता है। तो यहां पे अलग अलग जो विद्रोह है, उसमें एक 1679 का विद्रोह जो मारवाड़ के राठौर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों ये नहीं पूछेगा कि ये विद्रोह किसने किया, ये बस ये बताने के लिए कि यहां से राजपूतों के साथ औरंगजेब के रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु हैं सिखों के, उनको भी ये मरवा देता है, मर्डर करवा देता है उनका। तो ये आप याद रखें। इस दौर में एक बहुत बड़ा अगर चैलेंज औरंगजेब को किसी ने किया दोस्तों, वो था चैलेंज शिवाजी महाराज का, जो कि महाराष्ट्र पूना के इर्द गिर्द रूल कर रहे थे, और ये शिवाजी महाराज को भी हराता है और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है उनके साथ। राजा जय सिंह करते हैं शिवाजी महाराज के साथ, जो कि मराठाओं के लीडर हैं। आपको पता है दोस्तों स्टोरी यहां पे कि बाद में शिवाजी महाराज आगरा आते हैं और किस तरीके से ये वहां पे उनका इंसल्ट करता है, जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है। बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन वो किस तरीके से छिपकर वहां से निकल जाते हैं, किस तरीके से उन्होंने औरंगजेब को के आंखों में धूल झोंक कर वो वहां से निकल रहे हैं। आगे चलकर दोस्तों 1689 में शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज को ये कैप्चर करवा देता है, युद्ध में हरा देता है और बिहेड भी करता है। लास्ट में दोस्तों यहां पे याद रखिए कि मुगल जो है, मैंने आपको कहा ना कि लगातार साउथ इंडिया में ये डेक्कन में लगातार जीतना चाह रहा है, डेक्कन को जीतना चाहता है, इसलिए लगातार डेक्कन के जो डायनेस्टीज हैं जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा, इनको अलग अलग समय पे ये एनेक्स करता है। तो ये तमाम बातें थी औरंगजेब पे। जस्ट एक स्लाइड और याद रखिए दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों ये बड़ा ही एक सिंपल लाइफ जीता था, एक अपने पर्सनल लाइफ में इसमें कोई वाइसेस नहीं थे। इसके अलावा औरंगजेब वीणा प्लेयर के तौर पे जाना जाता था, कैलीग्राफर के तौर पे जाना जाता था, और इसके दौर में जो कुछ बिल्डिंग्स बने जैसे मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट में था, बीबी का मकबरा जो कि इसकी वाइफ का टॉम्ब था, या बादशाही मॉस्क जो लाहौर में बना, ये सब हुआ। और आखिर में जो हमने कहा औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, और 1707 में औरंगजेब की जो मृत्यु है, इसके बाद मुस्लिमों का ये जो महान इंपायर था, जो मुगल इंपायर जो यहां पर शुरुआत किया था आपके बाबर ने, उसका यहां पर हो जाता है खत्म। ये मुगल डायनेस्टी हो जाता है यहां पर खत्म। तो आपको दोस्तों ये तमाम बातें यहां पर याद रखनी है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है दोस्तों, तो इस टॉपिक के बाद 2 मिनट जरा हम कोई सवाल देख लेते हैं। आप लोगों ने अगर कुछ पूछा है तो
एक सेकेंड, मैं आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं दोस्तों, पहला टॉपिक यहां से खत्म हुआ है। दोस्तों, आप में से किसी ने अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है? जी हाँ, पातशाह बेगम कह सकते हैं आप। नूरजहां को पातशाह बेगम भी कहा जाता था दोस्तों, बिल्कुल सही। मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, एहसान साबरी एंड ऑल। देखिए, मनसबदारी एक तरीका है दोस्तों। मनसब एक तरह से जागीर, एक तरह से समझिए तो मनसबदार बना दिया गया, और उसी सिस्टम को अकबर ने जो इंट्रोड्यूस किया, इसको मनसबदारी सिस्टम का नाम दिया गया। इसको याद रखेंगे दोस्तों। औरंगजेब थोड़ा ज्यादा रूल करता है, मोटा मोटी दोनों ही 49 साल कुछ समय के लिए रूल कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब का थोड़ा सा ज्यादा होगा। बर्नियर ट्रैवलर था दोस्तों, शाहजहां के कोर्ट में आया था, फिजिशियन था, एक डॉक्टर था और अलग अलग जगह घूमता था, तो उस वक्त वो यहां पे आया था। तो दोस्तों, ये 2-3 सवाल थे जो आप लोगों ने पूछा है। देखिए, एक चीज याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुगल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमने कर लिया दोस्तों, और अब नेक्स्ट पार्ट, आज के लिए मैंने एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो है एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देखिए, आपको हर बार इस पे सवाल आएगा। देखिए, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को जो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है। आप लोगों से हमने सिर्फ एक चीज की, जिसको कहेंगे डिमांड की है, कि आप इन लेक्चर्स को देखें, समझें, पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसके अलावा कमेंट करिए। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आप एग्जाम बस निकाल लीजिए। जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, उस एग्जाम को क्लियर कीजिए। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहते। पढ़िए ईमानदारी से, दिल लगाकर। और अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आज के लिए 2 चैप्टर पकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक तो मुगल आपको अभी जस्ट करके दिखाया, और दूसरा मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन अब शुरू करने वाला हूं, जिसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये 2 सिविलाइजेशंस बहुत एक ही सिविलाइजेशन है, 2 नाम है। इसमें आपको हड़प्पा से भी मैंने देखा है, मैं देख रहा था एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो इसको आप बिल्कुल पढ़िए। और इसको चलिए अब अगले 1 घंटे में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इस चैप्टर से। दोस्तों, आपको मैंने मटेरियल भी दे रखा है, आपको उससे पढ़िए। बहुत ज़्यादा जितना इंफॉर्मेशन है वो तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने कहा ना, इसका एक और नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा एक जगह है जो कि इस सिविलाइजेशन में, दोस्तों हम लोग अभी एंशिएंट में आ गए हैं। एंशिएंट में मैंने आपको स्टोन एज, जिसको पाषाण युग कहते हैं, उसको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पाषाण युग से सवाल नहीं पूछा जाता है। हम लोग डायरेक्टली सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्राचीन भारत में है वो है एंशिएंट, वो है आईवीसी या हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा का जो टाउन था, उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इस पूरे में। इसलिए दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी नाम दिया जाता है। आपके मन में यह भी हो सकता है भाई इंडस वैली क्यों? क्योंकि इंडस नदी के समीप ही शुरुआत के जितने भी डिस्कवरीज थे वो हुए थे, तो इसको शुरुआती दिनों में इंडस वैली का नाम भी दिया गया। यहां पर डिस्कवरर्स में जो 2 बड़े नाम यहां पे देखिए दोस्तों, एक है सर जॉन मार्शल।
ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहां पर इस टाइटल को यूज किया, या यूं कहें कि इस इंडस सिविलाइजेशन वर्ड को इन्होंने यहां पे यूज किया। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट नेम है दोस्तों, ये है दयाराम सहनी, DR साहनी, दयाराम साहनी। इनका नाम याद रखिए दोस्तों। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि हड़प्पा के एक्सकेवेशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो इन्होंने प्ले किया था। तो इन दो नाम को याद रखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत प्राचीन जिसको कहेंगे संस्कृति है। और उस दौर में अगर विश्व की बात की जाए, जो प्राचीन संस्कृतियों की बात की जाए, तो उस 4 प्राचीन संस्कृति में एक है। बाकी 3 कौन से हैं? देखिए दोस्तों, इस मैप में मैंने दिखाया है। जैसे इजिप्ट में नाइल वैली में जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, या मेसोपोटामिया जिसको आज के डेट में आप इराक के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसका टिग्रिस यूफ्रेटिस का जो वैली है वहां पर एक सिविलाइजेशन है। हड़प्पा का सिविलाइजेशन है जो कि इंडस सरस्वती, आप देखिए दोस्तों, सरस्वती वो मिस्टिकल रिवर है जिसको अब मान लिया गया है कि ये नदी थी और उस वैली में ये है। उसके अलावा चाइना में हुआंग हो वैली में एक और है। तो ये 4 अलग अलग जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं ये उस दौर में एग्जिस्ट करते थे। उसमें एक हमको अपने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, मान लीजिए ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है और मैं एक बार इसको हटा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो थोड़ा सा डार्क करके एरिया है ना, कह रहा है कि ये सिविलाइजेशन का एक तरह से एरिया है। तो अगर इस सिविलाइजेशन को ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए दोस्तों, मतलब यहां पे कितना फैला हुआ है और ऊपर से नीचे कितना फैला हुआ है, तो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के तौर पे, ज्योग्राफी के आधार पे अगर इस सिविलाइजेशन को देखिएगा तो 1400 गुने 1600, नॉर्थ से साउथ लमसम 1400 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट लमसम 1600 किलोमीटर ये फैला हुआ था। जो आपका ये वैली है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है दोस्तों, अगर इसके चारों एक्सट्रीम कॉर्नर्स को देखा जाए, तो जैसे अगर आप वेस्ट की बात की जाए तो सुक्त जिंदौर, जिसे आजकल कई लोग थोड़ा और बढ़ाकर मकरन कोस्ट तक ले जा रहा है। मकरन कोस्ट आपके पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर का जो इलाका है, और ईस्ट में आलमगीरपुर तक इसको ला रहे हैं। वहीं पे मांडा नॉर्थ में कश्मीर के पास, और दाइमाबाद साउथ में महाराष्ट्र के पास। तो अगर आप देखें दोस्तों, मैं फिर से इस मैप पे जाऊंगा कि अगर साउथ देखें तो कुछ आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र तक थोड़ा बहुत आ जा रहा है, और अगर नॉर्थ देखें तो ये कश्मीर तक जा रहा है। वहीं पे अगर आप वेस्ट देखिएगा तो ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक जा रहा है, और ईस्ट देखिएगा तो उत्तर प्रदेश तक आ रहा है। तो ये जो है आपको यहां पर ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के तौर पे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतना महान सिविलाइजेशन बना के गए, इतने ज्यादा एडवांस थे कि इसको सोचना भी मुश्किल है दोस्तों आज के डेट में। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो दोस्तों क्या है कि इनका जो सेटलमेंट्स था उसमें कुछ एकदम अर्बन सेटलमेंट है, कुछ आपके स्मॉल विलेजेस हैं, कुछ लार्ज टाउन्स हैं, जैसे 10 हेक्टेयर तक है, लार्ज टाउन्स 10 से 50 हेक्टेयर तक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको हड़प्पा का नाम लिया ना, तो उसी तरीके से इस सिविलाइजेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स थे उस वक्त। जैसे मोहनजोदारो, आप इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा। हड़प्पा मैंने आपको लिया, ढोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, ऐसे कई सारे नाम आएंगे दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमसे कभी पूछ दे कि भाई ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनमें से 3-4 नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन नहीं है, तो याद रखिएगा ये सब है, कालीबंगन है, लोथल है, ये सब नाम आगे आ जाएगा। एकदम अलग सा एक अगर नाम आ जाए तो उसको याद रखिएगा वो नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि ये लार्ज सिटीज जो है, सेटल्ड जो है, वो ऐसे हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करिएगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का इसका टाउन प्लानिंग है। जिस तरीके से इन्होंने अपने टाउन्स का निर्माण किया वो बकायदा मैं कहूं कि बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा प्रेजवर्थी है दोस्तों। मतलब इतना बेहतरीन काम जिस तरह के टाउन्स का एस्टैब्लिशमेंट इस दौर में किया गया वो
शायद ही कभी हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट्स, मतलब सड़क जिस तरह से बनाए गए, जिस तरह के बिल्डिंग्स थे, सड़क के किनारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये जो तमाम चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। तो जैसे अगर टाउन प्लानिंग की बात की जाए, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो इंडस सरस्वती मैंने बताया कि उस एरिया में है, और अधिकतर कार्डिनल रूल क्या है, डायरेक्शन चैप्टर आपने दोस्तों इसमें पढ़ा होगा आपके लॉजिकल रीजनिंग में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो कार्डिनल रूल्स होते हैं, तो उसी तरीके से ये सारे स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स इसी डायरेक्शंस पे रहते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे का। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा एक यहां बना दिया, एक ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया, नहीं, वैसे नहीं, एकदम एक जिसको कहेंगे ना टाउन प्लान करके बनाया गया था। ये जो शहर बसे हुए थे, इनका प्रॉपर प्लानिंग करके इनको बसाया गया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर टाउन का जो एंट्री पॉइंट्स, बहुत सारे लार्ज गेटवेज हुआ करते थे सिटीज के, बहुत सारे गेटवेज अलग अलग वेरियस पॉइंट्स पे। अगर मान लीजिए ये टाउन है, गेटवे है, तो अलग अलग डायरेक्शन से आपको जहां से इंटर करना है, तो शहर में घुसने के लिए गेटवेज हुआ करता था। अब ये जो तमाम एरिया देखिए दोस्तों, शुरुआती दिनों में जितने भी सिविलाइजेशंस बनेंगे वो एक अच्छे जमीन, जिसको उपजाऊ जमीन के एरियाज में बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है, और एग्रीकल्चर में उन दिनों इरिगेशन और ये तो होगा नहीं, तो अधिकतर दौर में क्या होता था कि रिवर के नजदीक वाले एरियाज में ही एग्रीकल्चर किया जाता था। और यही एक कारण भी कहा जाता है दोस्तों, आगे चल के आप देखिएगा लास्ट में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का एक कारण जो लोग कहते हैं वो यह था कि भाई यहां पर फ्लड शायद आ गए होंगे। तो फिलहाल उस पर नहीं जाके इसको समझिए कि एलुवियल प्लेन्स में ये तमाम जो है सेटलमेंट्स बसता है, और मड ब्रिक्स, किल फायर्ड ब्रिक्स, वुड, इन चीजों का इस्तेमाल ये लोग करते थे अपने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। जो इमारत ये बना रहे हैं उनमें ब्रिक्स, चाहे वो आपका मड का हो या किल में जो फायर किया गया, जो पक्का जो आपका ब्रिक जो आजकल यूज होता है उस टाइप का आपका हो, वुड का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा दोस्तों जो वुड का इस्तेमाल, यूजुअली वुड का इस्तेमाल डोर, विंडो, इनको बनाने के लिए किया जाता था। और खूबी ये था कि दोस्तों अगर मान लीजिए ये रोड है और यहां घर है, तो इस साइड आपका विंडो नहीं होगा, विंडो जो होगा वो साइडवेज पे ही होगा। तो प्लानिंग में जो बिल्डिंग्स के जो थे, रेयरली ओपनड आउट इनटू द मेन स्ट्रीट, साइड लेन जो है उस साइड खुलेगा, क्योंकि दो घरों के बीच में, जैसे ये घर है, एक और घर है, मान लीजिए ऐसे घर बना हुआ है, ये मेन रोड है, तो विंडोज इधर नहीं खुलेंगे, ये जो साइड लेन है इस साइड इनका विंडोज खुलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अंदर में ना दिख पाए तो ये जो मेन गेट के इधर ना एक वॉल भी बना दिया जाता था, ताकि अंदर का कुछ भी लोगों को नहीं दिखे कि अंदर घर में एक्टिविटीज क्या चल रहा है। बाहरी लोग क्यों देखेंगे घर के अंदर क्या चल रहा है? तो इसको व्यू, पैसर बाइज का व्यू स्टॉप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो दरवाजे बने हुए हैं वो डोर जो है वो वुडन के बने हुए हैं, और उस पर ऑर्नामेंटेशन थोड़ा वो भी कर दिया जाता था, पेंटिंग भी किया जाता है और सिंपल ऑर्नामेंटेशन किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि विंडोज जो है वो नैरो स्पेस जो है दो घरों के बीच में उधर खुलते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। दो घर के बीच में ऐसा नहीं कि दोनों एकदम सटा हुआ है, थोड़ा एक नैरो स्पेस भी दे दिया जाता था। यहां पर इनके बिल्डिंग से जुड़ा हुआ एक आखिरी चीज जो हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया दोस्तों, हमने कह दिया ना कि ब्रिक्स हैं, और ये जो ब्रिक्स भी हैं दोस्तों उसका एक यूनिफॉर्म साइज, एक आइडेंटिकल प्रोपोर्शन में ये सारे ब्रिक्स हैं। ये नहीं कि एक इतना बड़ा, दूसरा ये, तीसरा इतना, चौथा इतना, ऐसा नहीं, सब बराबर में इनके ब्रिक्स हैं। क्या साइज है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, इजिली रिमेंबर कर सकते हैं, 1:2:4 में ये लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो इस तरीके का साइज होगा। जो आपका फ्लोर है घर का उसको प्लास्टर कर दिया जाता था, और वुडन बीम्स, आपका रूफ जो है उसमें वुडन बीम्स लगाया जाता था। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी इनके बिल्डिंग्स के बारे में, जिसको आप याद रख सकते हैं कि अगर कभी हमसे पूछ दे इनके बिल्डिंग्स पे कि कैसे बिल्डिंग था, क्या ये यूज होता था या नहीं, क्या उनको ब्रिक्स के बारे में पता था या नहीं, क्या उनके ब्रिक्स आइडेंटिकल थे कि नहीं, क्या वुडन फ्रेम था या नहीं उनके रूफ में, जो भी है इससे ज्यादा नहीं पूछेगा।
अब एक मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ये इंडस वैली सिस्टम जो आपका है, आप ये देखिए, ये आपका ड्रेन है, ये दोस्तों ये चीज नाला। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों बहुत ज्यादा ही एडवांस्ड है, यहां स्ट्रीट्स, ड्रेन सब कुछ प्रॉपरली डिफाइंड हुआ करता है। और अगर आप इस तरह से देखें, जो एक स्ट्रीट है मान लीजिए, दूसरा स्ट्रीट इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि 90 डिग्री पे एक स्ट्रीट जो है दूसरे स्ट्रीट को क्या कहें कि कट करता था। अगर आप ये देखिए दोस्तों, यहां पे आपको ड्रेनेज मैंने दिखाया ना, आप ड्रेन्स में देखिए ये ब्रिक्स यूज किए गए। आप देखिए यहां पे ब्रिक्स में भी आपको दिख सकता है कि बराबर साइजेस के ब्रिक्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पे याद रख सकते हैं। अगर स्ट्रीट्स और ड्रेन्स की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि स्ट्रीट्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, और विड्थ भी एक सेट रेशियो में ही इनका रहता था। स्ट्रीट्स पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है कि ये नहीं कि कोई बिल्डिंग बना दिया स्ट्रीट पे, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इंक्रोचमेंट भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि यहां पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज किए जा रहे हैं ड्रेन्स को बनाने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ग्रेट बाथ। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेट बाथ है। आप देखिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से आप नीचे उतर रहे हैं, और ये आप देखिए ये बाथ, ये देख सकते हैं आप, पानी यहां पे होगा। अब हमारे लिए दोस्तों सबसे पहला चीज क्या है कि ग्रेट बाथ कहां पे है, तो मोहनजोदारो में मिला, ये आप याद रख सकते हैं। आप इस फोटो को देख सकते हैं दोस्तों कि ये भी एक ब्रिक स्ट्रक्चर है, और इसमें हमको ये याद नहीं रखना, लेकिन आप देख सकते हैं, हो सकता है ये लमसम ये 12 मीटर 7 मीटर, और हाइट भी इसका अगर डेप्थ अगर बोला जाए तो 2.4 मीटर। तो डेप्थ का मेजरमेंट नहीं याद रखना, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये एक, जिसको आज के दौर में अगर आप बोलिए तो स्विमिंग पूल टाइप का है, उस तरीके से। अब इसमें पानी होगा, तो पानी के लिए यहीं पे आसपास, इस फोटो में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन बगल में ही एक कुआं होता था। इनफैक्ट अगर एक से कैसे होगा, तो 3 बनाया गया, 3 लार्ज वेल थे। तो आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों ब्रिक स्ट्रक्चर है। लेंथ ब्रेथ आपको नहीं याद रखना, ग्रेट बाथ ये है। 3 लार्ज वेल से यहां पर पानी इनको दिया जाता था। मैंने आपको पहले ही दोस्तों दिखाया पिछले फोटो में, अगर आप फिर से देखिएगा तो सीढ़ियां बनी हुई हैं, पोर्टिकोस बने हुए हैं, तो सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं। तो सराउंडिंग द बाथ देयर वर पोर्टिकोस एंड सेट्स ऑफ रूम व्हाइल अ स्टेयरवे लेड टू द अपर स्टोरी। और आखिर में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है कि ये क्यों होगा। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये रिचुअल, कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स के लिए, बेदिंग के लिए इस बात को बनाया गया होगा। तो हमको कैसा सवाल आ सकता है, एक सैंपल क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बाथ ऑफ आईवीसी वाज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। याद रखिएगा मोहनजोदारो। आपको यही सवाल पूछ सकता है कि ये भाई कहां पे मिला था, तो ये हमको याद रखना है। अब अगला अगर देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्या है, लोथल का डॉकयार्ड। ये लोथल में आप डॉकयार्ड देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फिर से आपके ब्रिक्स से बना हुआ है। ये डॉकयार्ड है जहां शिप्स आके आप कहें तो डॉक करते हैं। तो यहां पर अगर आप फिर से इस पे जाइए दोस्तों, तो फिर से एक लेंथ आप देख रहे हैं। लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं 223 मीटर का है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि विड्थ जो है वो थोड़ा कम है, अराउंड 35 मीटर का है। लेकिन दोस्तों यहां भी तो आपको दिख रहा है ना कि ये डेप्थ भी तो है, कि कुछ गड्ढा में अगर आप इस तरह से कहें कि डेप्थ भी तो है, तो लमसम 8 मीटर का। ये नहीं याद रखना है, ये हमको नहीं एकदम याद रखना है। ये जो इनलेट है ये एक रिवर से भी कनेक्टेड होगा। तो लोथल डॉकयार्ड के बारे में जो अगले स्लाइड में ये पॉइंट्स मैं दे रहा हूं दोस्तों, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमसे किस तरह का सवाल पूछ सकता है, सैंपल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैड अ डॉकयार्ड। सिंपल सैंपल क्वेश्चन ये है, हमको आंसर देना है लोथल। हमसे यही पूछेगा,
ये कभी नहीं पूछेगा इसका मेजरमेंट क्या था। डॉकयार्ड क्या होता है दोस्तों? डॉक करने के लिए, जहां पे शिप्स डॉक किए जा सके। इसी से आपको क्लियरली एक हिंट मिल रहा है दोस्तों कि यहां पर मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों को शिप्स के बारे में जानकारी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉलेज के लिए हमारे पास आ रहा है। अब यहां पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इस सिविलाइजेशन की, वो है दोस्तों सील्स। अलग अलग तरीके के सील्स इनको थे इनके पास। आप देखिए, जिसको सिक्के आप कह सकते हैं, लेकिन ये सील है। और सील पे आप देखिए, यहां पे जैसे बुल, कुछ और भी बना हुआ है, इंग्रेव्ड है। यहां हाथी बना हुआ है, यहां राइनोसेरस बना हुआ है। तो ऐसे कई तरीके के सील्स यहां पे मिलते हैं। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा के बने हुए हड़प्पन क्राफ्ट्स। आप देखिए, हो सकता है बच्चों के खेलने के लिए या कई बार पूजा के लिए भी यूज किया जाता हो। ये अलग अलग तरीके के टेराकोटा के फिगर्स आप देख सकते हैं, यहां पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मोहनजोदारो में एक ग्रीनरी भी है। ये देखिए, अनाज को रखने के लिए आईवीसी में ग्रीनरी भी था। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से अनाज को रखने के लिए ये ग्रीनरीज बनाए गए थे। दोस्तों, हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे पूछा जा सकता है कि भाई इनको सील्स थे या नहीं, ग्रीनरी कहां पे थी? तो मोहनजोदारो में हमने देखा। हमको टेराकोटा फिगर्स पे पूछ सकता है, इस पे आऊंगा फिर से। जैसे अगर ये पूछ दे कि क्या इन लोगों को पॉटरी के बारे में जानकारी थी, पॉट्स बनाना, ये इनको पता था या नहीं, हमसे ये पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, जी हां, इनको पॉटरी की जानकारी थी। देखिए कितना सुंदर पॉटरी ये बना रहे हैं, बेहतरीन व्हील मेड है। जो आजकल जिस तरह पॉट्स व्हील पे बनते हैं, वैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग भी किया गया है ब्लैक में। तो ब्राइट रेड सरफेस पे ज्योमेट्रिक डिजाइन्स भी आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स हैं, ये यहां पे बनता था। कई बार इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ये चीजें भी बना दी जाती थी। तो ये तमाम बातें दोस्तों आपको याद रखनी है हड़प्पा से जुड़ी हुई। अब शिप देखा आपने कि भाई डॉकयार्ड बना हुआ है, आप सील्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली बात है कि ये लोग ट्रेड कॉमर्स कर रहे होंगे, तभी ना शिप से एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन साथ में व्यापार भी हो रहा होगा। सिमिलरली दोस्तों, आप ये समझिए कि व्यापार के अलावा इन लोगों को अगर सील्स एंड इसका यूज किया जा रहा है, तो हो सकता है पैसे के लिए भी यूज किया जा रहा हो। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये बहुत ज्यादा एडवांस था। देखिए, सबसे पहली बात, एक चीज इसमें अगली ही स्लाइड में मैं दिखा दूंगा कि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स है तो यहां पर बहुत एडवांस जो आपको नाप जोक का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए, वेट्स एंड मेजर। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई मेरे को राइस चाहिए, तो भाई तुम मेरे को कुछ और दो, तो आपको मैं अभी तुरंत दिखाऊंगा कि भाई इसके लिए वेट्स एंड मेजर्स भी थे, बीट्स भी हुआ करते थे नाप तौल के लिए। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। यहां ट्रेड है। अब मैंने पहले ही आपको कुछ देर पहले बताया कि यहां पर जो अलुवियल प्लेन्स में इन लोगों का बसना हुआ करता था। क्यों बसते थे? क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी आराम से हो सकती है। तो डेफिनेट बात है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यूज्ड टू हैपन, एग्रीकल्चर हो रहा है। अब एग्रीकल्चर अगर हो रहा है तो ट्रेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लार्ज स्केल ट्रेड तो हो ही रहा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हो रहा है, और ये एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं ये बाहर ले जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन और बहुत मजबूत इकोनॉमी है यहां पे दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये सब यहां पे एक दूसरे से आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज किया जा रहा है। कॉपर ओर है, स्टोन है, शेल्स हैं, ये तमाम चीजें यहां पर दी जा रही हैं। मैंने अभी जस्ट पॉट्स आपको दिखाया, पैंस है, वेपन है, ये सब मेटल्स के बने हुए हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जस्ट दिखा दूंगा, आयरन की जानकारी इनको अभी नहीं है दोस्तों, ये अभी नहीं जानते कि आयरन है या नहीं, लेकिन स्टोन्स जानते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मैं 2 स्लाइड के आगे आपको दिखाऊंगा, बीड्स जानते हैं, और पेंडेंट्स, एमुलेट्स, ये एक दूसरे को दे रहे हैं। गोल्ड जानते हैं, सिल्वर जानते हैं, उसके ऑर्नामेंट्स बन रहा है, लेकिन आयरन को नहीं जानते। अब अगर इतना एडवांस ट्रेड एंड कॉमर्स है दोस्तों अगर इन लोगों का, तो मैंने पहले ही कहा वेट्स एंड मेजर्स होगा। वेट्स एंड मेजर्स एक रेगुलेट करेगा ना, कि अगर आपने मेरे को 5 केजी कुछ दिया, मैं आपको 10 केजी कुछ दूंगा,
तो ये अलग अलग शेप्स में, जैसे क्यूबिकल शेप हो, स्फेरिकल शेप हो, ये वेट्स एंड मेजर्स यहां पे हड़प्पा में हुआ करते थे। कई बार इसको आप बीड्स, जैसे आप देखिए ये बीड्स भी हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग शेप के, स्फेरिकल हैं, ये हेक्सागोनल टाइप का आपको दिख रहा हो, तो अलग अलग शेप का आपको ये सब भी दिख जाता है हड़प्पा में। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने अलग अलग तरीके के आपको फोटोज डालकर इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की मेरी तरफ से कोशिश रही है, ताकि आप देखें और समझ सके कि भाई ये क्या है। क्योंकि ये इनका आप देखिएगा कुछ बुक नहीं मिलेगा, लिखा है इन्होंने जरूर, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इन्होंने क्या बताना चाहा है, वो चीज क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब अगर फोटोज से कुछ मेमोरी में रह जाए ना, तो हमारे एग्जाम के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, शिप्स, मैंने पहले कहा ना, इतना अगर व्यापार हो रहा है तो व्यापार के लिए भी कुछ तो चाहिए ना, शिप्स होगा, बोट होगा। तो मैं इस फोटो के बारे में अभी जस्ट आऊंगा। सील्स जो हमने देखा, सील पे शिप, बोट का पिक्चर दिखा है। और अगर इसी तरीके से ना देखें, अगर सिंपल तरीके से सोचिए कि लोथल में डॉकयार्ड है, मतलब शिप तो होगा ना, तभी तो ये बुलक कार्ट का इमेज है दोस्तों। मतलब ट्रैवल के लिए ये लोग टेराकोटा का ये जो इमेज है दिख रहा है क्लियरली कि ये बुलक कार्ट्स को भी यूज किया करते थे। शिप और बोट तो है ही। लोथल से हम लोगों को ऐसा मिला भी है कि एक स्टिक इम्प्रेस्ड सॉकेट फॉर द मास्ट, ये हमें लोथल, जो जहां पे डॉकयार्ड भी मिला, वहां पे एक शिप का एक छोटा वर्जन भी हमें मिला। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट हैव आल्सो बीन फाउंड। क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब है। यहां पर आर्ट्स में अगर देखें दोस्तों, मैंने पहले कहा ना कि यहां पे अलग अलग आपको सील दिख रहा है, टेराकोटा का इमेज दिख रहा है, फिगरिन दिख रहा है। आप देखेंगे डांसिंग गर्ल का इमेज दिखेगा, मोहनजोदारो में आपको प्रिस्ट का सील मिलेगा, तो पीपल का ट्री मिलेगा, लिंगम दिखेगा, योनि दिखेगा, सब बताऊंगा अभी जस्ट। तो अगर आर्ट की बात की जाए तो अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्ट्स मिला है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि इनका आर्ट का जो एक्टिविटीज था बहुत ज्यादा एडवांस था। एक सेकेंड दे दोस्तों, जस्ट पानी। जैसे मैंने पहले कहा, अलग अलग सील्स, जैसे योगी की मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखता है, कहां पे मिला? मोहनजोदारो में। वहीं पे दो स्मॉल फिगरिन्स मिले हड़प्पा में, जो कि आउटस्टैंडिंग इनके पीस ऑफ आर्ट है। तो मतलब इनको शायद योगा के बारे में भी कुछ आइडिया योगी के पिक्चर का मिला है। डांसिंग गर्ल दाइमाबाद से मिला था दोस्तों, सॉरी मोहनजोदारो से मिला। ये भी आप देखिए 11.5 सेंटीमीटर इन हाइट। मैं दिखाऊंगा इसका पिक्चर, आप 2 सेकेंड रुकिए, मैं आपको ये पिक्चर यहीं दिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा, ये देखिए दोस्तों डांसिंग गर्ल का इमेज। ये आप इस पोस्चर को देखिए, जिस तरीके से ये बनाया गया है, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। मतलब किस तरीके से हाथ मुड़ेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे आप देख सकते हैं लेडी ने कुछ पहन रखा है, आप देख सकते हैं गले में बीट्स टाइप का कुछ पहन रखा है। ये डांसिंग गर्ल का इमेज, ये सब बहुत बड़ी चीजें थी जो कि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन से हमें मिला। और भी बहुत सारे आर्ट्स के फिगर हम दिखाएंगे। आप देखिए, जैसे अभी आप एनिमल्स का ही देखिए, बुल काट मिला। ये आपको जो बुल है उसका टेराकोटा बुल का कल्ट का इमेज मिला। अगर आप यहीं पे देखें, मैं आपको ये देखिए सील्स देखिए, अलग अलग सील्स हैं, अलग अलग इसमें इंडिकेट हो रहा है चीजें, अलग अलग एनिमल्स दिखाए जा रहे हैं, तो वो सब दिखा। तो आप अगर देखते हैं इसको दोस्तों, यहां पे जो आर्ट है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। दाइमाबाद में ब्रोंज एनिमल्स का वर्कमैनशिप मिल रहा है मोस्टली, जो कि इस पीरियड हड़प्पन पीरियड का ही है। इसके अलावा एक रेड सैंडस्टोन पे बना हुआ टॉर्सो मिला, टॉर्सो मतलब बॉडी मिला, जिसमें डिटैचेबल लिम्स है, मतलब आप निकाल दें उस लिम्ब को, बाद में लगा भी दें। मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया कई तरह के टेराकोटा फिगरिन्स ये हड़प्पन पीपल बनाया करते थे, जो कि हैंडमेड हुआ करता था। ये आगे आप देखेंगे, मैं अभी फिर से इस पे जाऊंगा।
तो वो देखेंगे। तो अगर आप आर्ट की बात करें दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि इनको योगी टाइप का स्ट्रक्चर मिला, डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला, दाइमाबाद में ब्रोंज का काम भी हुआ करता था, मतलब इनको ब्रोंज के बारे में भी जानकारी थी, डिटैचेबल लिम्स एंड हेड का टॉर्सो भी मिला। इसके अलावा आप देखिए गेम बोर्ड भी मिला इन्हें, गेम्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे चेस के बोर्ड की तरह आप देखिए इस तरह के बोर्ड भी मिले यहां पर। तो ये तमाम जानकारियां हमें हड़प्पा के बारे में। तो दोस्तों ये किस बुक से मिला, ये जितना भी चीज है ये हमें किस बुक से मिल गया? याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई किताब नहीं है। इनफैक्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने जो लैंग्वेज लिखा है वो ही अननोन है। अगर कभी सवाल पूछ दिया जाए तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज तो वो हड़प्पन है, लेकिन डेसिफर नहीं हुआ है अभी तक, अभी खोजा नहीं गया है कि क्या लिखा इन लोगों ने, वो समझ में नहीं आया है। इतना जरूर समझ में आया लोगों को कि इनके लिखने का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, मान लीजिए आई एम टीचिंग और उसके बाद लिखते हैं ना हिस्ट्री फॉर, लेट्स से इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन में लिखने का कैसे था, आई एम टीचिंग और उसके बाद वो इसी साइड से लिखना शुरू कर देते, फिर इधर से आते, फिर इधर से जाते। तो इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो इस तरीके था, अलग अलग सील पे अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक खोज नहीं पाए, 400 से ज्यादा अलग अलग फिगर्स मिले हैं, 400 से ज्यादा सील मिले हैं, कॉपर, टैबलेट, एक्सेस, पॉटरी, हर पे इंस्क्रिप्शन है, कुछ लेटर्स है। जैसे मैं अगर आपको एक इमेज दिखाता हूं दोस्तों, जैसे आप देखिए ना, मैंने दिखाया ये अलग अलग सील है। अब इस पे हाथी बना हुआ है, इस पे शायद डियर बना हुआ है, राइनोसेरस बना हुआ है, उसके ऊपर आप देखिए सील पे, यहां पे आप देख सकते हैं कुछ क्वाड्रिलैटरल का बना हुआ है, यहां एक्स टाइप का कुछ बना हुआ है, यहां पे फिर कुछ अजीब सा एक स्ट्रक्चर है, यहां पे आप देखिए एक त्रिशूल टाइप का बना हुआ है, फिर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं व्हील टाइप का स्ट्रक्चर। तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, हम इसको खोज नहीं पाए, कुछ कोशिशें की गई, अभी उतना नहीं। आप जैसे अगर एक पिक्चर है, कुछ अगर इनपुट इमेज, अलग अलग रीजन क्लासिफिकेशन, थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, कुछ समझा गया है शायद। जैसे ये साइन 89 का है, ये आपको याद नहीं रखना, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बस समझा रहा हूं कि कोशिश जारी है। जैसे ये साइन 342 नंबर को दिखा रहा है, ये साइन 8 नंबर को दिखा रहा है। तो सिंबल को सेगमेंटेशन अलग अलग किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इसमें और बहुत ज्यादा काम बाकी है। अभी पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली ये क्या बताना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों कि यहां पर क्या है कि एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता है, ये हमने पढ़ रखा है। और मैंने ये भी आपको बताया कि उस दिनों में एग्रीकल्चर में इरिगेशन और ये सब फैसिलिटी तो है नहीं, तो एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है? तो ये यूजुअली नदी के अराउंड में ही एक अलुवियल प्लेन पे ये अपना एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। जब मान लीजिए थोड़ा सा फ्लडिंग होगा, जब पानी बढ़ेगा, तो ये अलुवियल प्लेन में भी ये पानी आ जाएगा, और इस दौरान इनका जो, अगर मान लीजिए जो भी इनका क्रॉप है वो एवरी ईयर अलुवियल सिल्ट के कारण बेहतर क्रॉप आएगा। तो ये फ्लड के कारण अलुवियल सिल्ट आ जाएगा, जो कि इसको हाईली प्रोडक्टिव, इस जमीन को बहुत उपजाऊ बना देगा। हमें क्या याद रखना है कि इनको कौन कौन सा सीरियल पता था, कौन कौन सा क्रॉप ये जानते थे। जैसे इन्हें व्हीट और बार्ली की जानकारी थी दोस्तों, ये दोनों ही क्रॉप ये जानते थे। इसके अलावा इन्हें राइस की भी जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वैरायटी का, अगर हम ये बोले मिलेट्स की जानकारी इनको थी, जैसे रागी है, सनवा है, ज्वार है, पीज है, बीन्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इन्हें कॉटन की भी जानकारी थी। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि शायद विश्व में कॉटन पहली बार अगर कहीं उपजाया गया, कहीं इसकी खेती की गई, तो वो कहीं और नहीं बल्कि हड़प्पा में की गई। ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अलग और क्रॉप्स की बात की जाए तो यहां पे डेट्स हैं, लेगूम्स हैं, सिसम है, मस्टर्ड है, ये सब अलग अलग और क्रॉप्स हैं। मैंने दोस्तों, हमने कहा ना कि कल्टीवेटेड फील्ड है। अब कल्टीवेशन करना है तो ये तो नहीं कि सिर्फ पानी आया आपने डाल दिया और हो गया, तो कई बार प्लाउइंग भी करना पड़ता है। इन्हें प्लाउज की जानकारी थी, जिसको हल कहते हैं ना, इनको हल की जानकारी थी।
कलिबंगन में दिखाया गया है, कलिबंगन जो एक शहर है इनका, वहां पे दिखाया गया कि क्रिस क्रॉस फरो मार्क्स थे, मतलब क्लियरली कि एक साथ 2 क्रॉप ये लोग ग्रो करते थे। इसके अलावा ग्रीनरीज तो मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, आईवीसी का ग्रीनरी, मोहनजोदारो में, हड़प्पन सिटीज में आपको अलग अलग ग्रीनरी मिला है। दिखता है क्लियरली कि ये क्रॉप को उगाने के बाद जो आपका राइस है या व्हीट है उसको स्टोर किया करते थे। प्लाऊ का टेराकोटा मॉडल मिला है मोहनजोदारो से, बनावली से, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि इनको प्लाउस की जानकारी थी, हल के बारे में इनको पता था। आखिर में दोस्तों अगर देखें तो एनिमल्स, हमने कई सारे एनिमल्स के भी पिक्चर देखे, इनके सील्स पे अलग अलग एनिमल थे, जैसे राइनोसरस देखा, एलिफेंट देखा, बुल देखा। तो इनको कौन कौन सा एनिमल पता है? ये सारे एनिमल्स इनके इस पर थे। और सिर्फ यही नहीं, हमें इनके कई जगहों पर इन जो एक्सकेवेशंस हुए तो स्केलेटल रिमेन्स भी मिला है दोस्तों, अलग अलग एनिमल्स का, जैसे डॉग का, कैट का, शिप का, बुल का, कैमल, इन सब का एक्सकेवेशन में हमें स्केलेटल रिमेन्स मिला है। तो क्लियरली एक तरह से ये देख सकते हैं कि ये एनिमल्स है, इसके अलावा कुछ और भी एनिमल जैसे राइनोसरस हो गया, इन्हें टाइगर की भी जानकारी थी, लायन की शायद जानकारी नहीं थी, तो वो सब मिले हैं। वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता था, क्लियरली उनको हंट किया जा रहा है खाने के लिए, फूड के लिए। यहां पे एक कंट्रोवर्शियल एनिमल जो है वो है हॉर्स। दोस्तों एक जगह इसका एक फिगर मिला है, लेकिन मोस्टली माना जाता है कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आप देखें यहां पे मैंने आपको अलग अलग सील्स दिखाए हैं, मैंने आपको पहले ही दिखाया बुल काट का, तो आप देखिए ये सब हड़प्पा में हमें मिला है, ये सब इमेजेस और ये जिसको कहेंगे फिगर्स मिले हैं। तो आपको ये बुल का आपको फिगर देखिए, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन काम है दोस्तों। ये सिर्फ ये नहीं कि ये बना दिया गया है, बहुत बेहतरीन काम दिख रहा है इन लोगों का। मतलब इनका जो सिविलाइजेशन था, अगर आप इसको एक समराइज करिएगा तो एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन के तौर पे ये दिख रहा है। वहीं पे आप ये देख सकते हैं आपका बुलक काट के तौर पे, यहां पर बुल काट फिगर। लास्ट में दोस्तों इतना कुछ हो गया, अब एक ही 2 चीज बचा और हम लोग अब इस सेशन को रैप करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके रिलीजन के बारे में, कि भाई ये कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, क्या कुछ आइडिया है हमें? देखिए एक चीज जो क्लियर है कि हड़प्पा के इतने एक्सकैवेशन में एक भी जगह मंदिर नहीं मिला है, नो टेंपल हैज बीन फाउंड। तो एक चीज एकदम याद रखिएगा, कोई टेंपल नहीं मिला है। लेकिन हमने पहले ही देखा कि योगी का फिगर मिला, मतलब इनको योगा की जानकारी थी। हमने पहले ही आपको कहा कि यहां पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स सील पे हैं। एक जगह मदर गॉडेस का सील मिला है, एक जगह पशुपति का सील मिला है। तो अगर आप ये देखें तो इनका जो रिलीजन है वो इन चीजों के अबाउट है, मतलब ये मदर गॉडेस को वर्शिप करते हैं। ये मैंने कहा ना, एनिमल्स को, नेचर को, ह्यूमन को, सेमी ह्यूमन, फैबुलस, कुछ भी ऐसा, इन तमाम चीजों को ये वर्शिपिंग करते हैं। पेड़ दिखते हैं, पीपल के पेड़ मिले हैं, तो मतलब क्लियरली ये पेड़ों का भी वर्शिपिंग कर रहे हैं, मतलब उनका पूजा कर रहे हैं। हमने कहा अलग अलग जगह से अलग अलग सिंबल मिले, लिंग का सिंबल मिला है, योनि का सिंबल मिला है, योगी का सिंबल मिला है, क्लियरली इन चीजों का भी ये पूजा कर रहे हैं। और लास्ट में मैंने जैसे पहले कहा कि योगा का भी ये मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस करते हैं, योगा को भी ये प्रैक्टिस किया कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मदर गॉडेस मैंने लिखा ना, कैसे बता सकते हो कि मदर गॉडेस की ये पूजा कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग टेराकोटा फिगर्स मिले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि ये जरूर किसी, अगर मैं बोलूं तो ग्रेट मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा हड़प्पा से सील भी मिला है जिसमें अर्थ को एक मदर गॉडेस की तरह रिप्रेजेंट किया गया और उससे एक प्लांट उसके गर्भ से निकल रहा है। क्लियरली मदर गॉडेस को ये ट्रीट कर रहे हैं और अर्थ को भी ये शायद यहां पे पूज रहे हैं। इसके अलावा मोहनजोदारो में एक सील मिला जिसमें ब्रांचेस ऑफ पीपल टी को एक पेड़, एक भगवान के तौर पे दिखाया जा रहा है, डेटी के तौर पे दिखाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां स्वास्तिक का भी साइन मिला है, इनके पेंटिंग्स पे, इनके सील पे, इनके ग्राफिटी पे ये साइंस मिला है हमको। आखिर में जैसे मैंने पहले ही कहा, यहां पे टेंपल कहीं नहीं मिला है, किसी भी जगह पर यहां पे मंदिर नहीं दिखा है, यह चीज आपको याद रखना है। एक फिगर दिखाता हूं दोस्तों, देखिए यह है शिवा पशुपति का, एक वर्शिप किया जा रहा मेल डेटी का। आप देखिए इस फिगर में
यहां पे ये शायद मुकुट टाइप का है, ये एक व्यक्ति, एक हाथ है, बैठे हुए हैं। यहां पे एनिमल्स और आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिख रहे हैं और अलग अलग ये जो सिग्नेचर, जो साइंस इनके हैं, जिसको अभी तक हम लोग नहीं पहचान पाए हैं। तो क्लियरली यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रोबेबली ये लॉर्ड शिवा की बात की जा रही है। यहां पे कुछ वैसे ही मेल डेटी हैं, प्रोबेबली, आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये मेल डेटीज की पूजा करते हैं। उसी तरह मैंने पहले ही आपको डांसिंग गर्ल दिखाया, साथ में आपको प्रीस्ट किंग का ये वहां से मिला। मोस्ट प्रोबेबली इसके वेशभूषा को देखकर, जिस तरह का दाढ़ी है, जिस तरह का आप देखिए माथे पे जिस तरह से एक चीज कुछ पहन रखा है, इसको प्रीस्ट किंग कहा गया। आप देख सकते हैं महिला को एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी यहां पे मिला। इसी तरीके से मैंने कितनी बार आपको कहा कि टेराकोटा, मदर गॉडेस का अलग अलग टेराकोटा का फिगरिन्स मिला है। ये मोस्ट प्रोबेबली इनकी पूजा किया करते थे, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट में दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 चीजें जो हम देख सकते हैं, और ये हमारे लिए उतना मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कि क्या समाज बराबर था उस दौर का? जी नहीं, उस दौर में भी ये जो समाज था ये विभाजित दिखता है, क्योंकि जो हमने शहर देखे ना, जो शहर को डिस्कवर किया गया है, उस शहरों का स्ट्रैटिफिकेशन था। जैसे एक सिटाडेल का एरिया, जो मोस्ट प्रोबेबली बड़े लोग जो हैं, जो अमीर वर्ग है, वो उस एरिया में रहेगा। जो थोड़े से अलग एरिया है, उसमें वेल टू द मिडिल क्लास रहेगा, और एक साधारण वीकर सेक्शन जो है वो लोअर टाउन में रहेगा। तो अगर आप देखें तो उस वर्ग में भी, उस दौर में भी वर्ग विभाजन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया हुआ है। और देख सकते हैं कि लग रहा है कि 3 सेक्शन में शायद बटा हुआ था। जो सबसे अमीर, जो मजबूत वर्ग है, वो सिटाडेल वाले एरिया में रह रहा है, थोड़ा ऊपरी पार्ट में। एक मिडिल क्लास भी यहां पे दिख रहा है, वेल टू डू है, हो सकता है मर्चेंट्स एंड ऑल हो, वेल टू डू, अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, जिंदगी अच्छी तरीके से कट रही है। और एक तीसरा वर्ग है जिसको मैंने कहा लोअर सिटी में ये लोग रहते हैं, जो कि वीकर सेक्शन है, और ये नीचे वाले एरियाज में रहते हैं, और मेनली ये सब फोर्टिफिकेशन हो चुका है, फोर्टिफाइड एरिया में रहते हैं। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल सेटअप के बारे में की बात की जाए कि भाई वहां राजा थे, महाराजा थे, किस तरीके का रूल था, तो दोस्तों इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि देखिए उस दौर में बहुत, जैसे हमने पहले कहा ना कि उनके जो लिखे हुए चीज है उनको तो अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो उसकी जानकारी अभी हमें एनफ जानकारी नहीं है। पॉलिटिकल सेटअप वेरी टफ टू से। कुछ लोगों का मानना है मोस्ट प्रोबेबली अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स यहां पर रूल कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल अभी तक सेटअप के बारे में ज्यादा यहां पर हमें जानकारी नहीं है। दो ये जरूर है कि हो सकता है इस इंपायर में मोर देन 1 कैपिटल हो, या एक ही कैपिटल पे हो, और रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो, प्रोविंशियल कैपिटल्स हो। इस तरीके से ये जो पूरा डायनेस्टी या कहो पूरा सिविलाइजेशन है, ये यहां पर बसा हुआ था। लास्ट में दोस्तों डिस्पोजल, अगर मर गए तो भाई आपके बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए इनका जो तौर तरीका था वो था कि कई कई जगहों पे ये मिला है कि क्रिमेशन किया जाता था, लेकिन मोस्टली ये दिखता है कि ये बरी किया करते थे, बरियल मतलब दफनाया जाता था। और इसमें जब इनको दफनाया गया तो मोस्टली नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट देखा गया कि भाई नॉर्थ साउथ हेड है आदमी का, और पैर जो है वो साउथ के साइड में है। तो नॉर्थ के साइड में सर रखा गया है, साउथ के साइड में उसका पैर है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बरियल से क्या होता था कि स्केलेटन के अलावा और भी चीजें मिली हैं। बेसिकली वही आइडिया ये है कि मरने के बाद भी शायद इंसान को कुछ चीजों की जरूरत पड़े, तो अर्दन पॉट है, कुछ फूड ग्रेन है, ये सब चीजों को, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल को अंदर डाल दिया जा रहा है। बॉडी को कई बार तो ऑर्नामेंट के साथ ही दफनाया गया है। जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों कि कुछ केसेस में यहां पर यह दिखा है कि यहां पे ये लोग क्रेमेशन भी कर रहे हैं। अधिकांश केसेस में बरियल की बात है, लेकिन कुछ केसेस में क्रेमेशन की भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। देखिए जितना कुछ भी हो सकता है ना इस चैप्टर का, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इसलिए कवर किया है क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंशिएंट का पहला चैप्टर था दोस्तों। पिछले 40 मिनटों में मैंने अधिकांश चीजों पे चर्चा की है।
गौर फरमाया है, हमने देख लिया है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना फैक्ट्स और फिगर्स हमको जानना था हम जान चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा दोस्तों, अलग अलग ये सिविलाइजेशन, हड़प्पा क्यों जाना जाता है, इंडस वैली क्यों जाना जाता है, सरस्वती कौन है या कौन सी नदी है। हमने देखा कि कौन कौन लोग इसके एक्सकेवेशन से जुड़े हुए थे। जॉन मार्शल की बात की, आर.डी. साहनी की बात की। आगे चलकर हमने देखा कि ज्योग्राफिकली ये किस एरियाज में फैला हुआ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, टाउन्स के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने देखा, टाउन प्लानिंग देखा, किस प्लानिंग में कौन सा, जैसे हमने स्ट्रीट्स की बात की, ड्रेन्स की बात की, किन चीजों से यह बना है हमने ये देखा। इसके अलावा हमने रिलीजन की बात की, हमने इनके एग्रीकल्चर की बात की, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की, किन एनिमल्स को ये जानते हैं हमने उसके बारे में देखा, कौन कौन सा क्रॉप ये ग्रो कर रहे हैं हमने उसके बारे में देखा। अगर रिलीजन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह का रिलीजन हो सकता है, योगा, योनि, लिंग, मदर गॉडेस, टेराकोटा इमेजेस। हमने पशुपति का भी एक सील देखा, अलग अलग सील्स देखे। हमने देखा इनका लैंग्वेज अभी तक डेसिफर नहीं हुआ है और लैंग्वेज किस तरीके का था उसको भी देखा। आखिर में हमने इनके पॉलिटिकल सेटअप की बात की और लास्ट में हमने बातचीत की इनके मेथड ऑफ डिस्पोजल को, डेड का कैसे डिस्पोजल करते हैं। इसके अलावा हमने लोथल के डॉकयार्ड की बात की, ग्रेनरी की बात की, ग्रेट बाथ की बात की। ये तमाम फैक्टर्स, ये तमाम चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, इससे ज्यादा सवाल आने का उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं आप लोगों के कुछ सवाल देखना चाहूंगा, अगर कोई सवाल है। जी हाँ, मोहनदास बनर्जी, मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन आप कुछ लोगों ने पूछा भी है। राखलदास बनर्जी नाम था, उन्होंने मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किया था। दोस्तों ये अलग अलग एरियाज के अलग अलग एक्सकेवेटर्स थे, तो सबों का नाम मैंने नहीं लिया है, ये आप याद रख सकते हैं। मोहनजोदारो को दोस्तों माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं। मोहनजोदारो का जिस तरह का स्ट्रक्चर था वो भी है, आप मूवी से नहीं हिस्ट्री पढ़िएगा। मोहनजोदारो को बाद में किया गया था डिस्कवर या कहें एक्सकेवेट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए? आयरन आगे चल के मिलेगा दोस्तों, जब आयरन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जब ये लोग ना पूरब की तरफ मूव करने लगे तो इनको जंगल क्लियर करना था। तो जंगल क्लियर करने के वक्त इनका आयरन का डिस्कवरी हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उस दौर में था। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों और कोई ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे हैं आज के लिए, तब हम लोग इस पे रैप करेंगे आप लोगों की तरफ से। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग वैदिक की बात करेंगे, हम लोग वैदिक डायनेस्टी के आगे बात करेंगे, मौर्यास की बात करेंगे, गुप्ता की बात करेंगे। 2 घंटे का और सिलेबस हमारा बचा हुआ है और ये हम लोग करेंगे, आराम से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही कुछ है और आप लोगों के सारे क्वेरीज डन है। तो चलिए फिर से हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू गाइज। फिर से लास्ट में एक ही चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए है। इसको लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, उससे हौसला अफजाई होती है। और इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये एफर्ट है बायजूस की तरफ से हमारे अपने चैनल बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। तो इतने के लिए आज के लिए इतना ही। अगले वीक अगले लेक्चर में फिर से आपके लिए हाजिर होऊंगा और आपके पास एक और लेक्चर अभी आधे घंटे में एक और आएगा। तो आप साइंस
को भी जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में चूंकि ये दिल्ली आपका जो पुलिस कांस्टेबल और बिहार सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स है, इसमें साइंस और हिस्ट्री की प्रचुर मात्रा में सवाल यहाँ आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी आप प्लीज प्रैक्टिस करें। तो आधे घंटे में फिर से लाइव होंगे हम लोग, तब तक के लिए अलविदा दीजिए, दूसरे टीचर आपका क्लास लेंगे। थैंक यू, आज के लिए गुड बाय।